दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे निजी अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित गहन चिकित्सा इकाई के गलियारों में एक अजीब सी मनहूस खामोशी पसरी हुई थी, जो केवल वेंटिलेटर की लयबद्ध बीप और जीवन रक्षक उपकरणों की धीमी गूंज से ही टूट रही थी। रात के 2 बज चुके थे और अस्पताल की सफेद दीवारों पर पति मध्यम रोशनी एक डरावनी परछाई बना रही थी, जो गलियारे के अंत तक जाती थी, जहां सबसे महंगा वीआईपी स्वीट स्थित था। कमरे के भीतर रोहन मल्होत्रा बेहोश पाचे थे, जिनका शरीर कई नलियों और तारों से घिरा हुआ था, जो उन्हें इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच की पतली डोर से बांधे हुए थे। खिड़की के बाहर दिल्ली की सर्द रात का गहरा कोहरा छाया हुआ था, जिसने शहर की रोशनी को धुंधला कर दिया था, और यह वातावरण उस भयानक षड्यंत्र के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, जो इस बंद कमरे की चारदीवारी के भीतर आकार लेने वाला था। कमरे का भारी दरवाजा बिना किसी आवाज के खुला और काव्या ने दबे पांव भीतर प्रवेश किया, जिसकी महंगी ऊंची एई की सैंडल को उसने हाथ में पकड़ा रखा था ताकि फर्श पर कोई आवाज न हो। उसके चेहरे पर चिंता या दुख का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक ठंडी और क्रूर दृढ़ता थी जो उसकी आंखों में चमक रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने घायल शिकार को अंतिम बार देखने आया हो। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि गलियारे में कोई नर्स या डॉक्टर तो नहीं है, और फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के भीतर की ठंडी, वातानुकूलित हवा ने उसे सिहरने पर मजबूर कर दिया, लेकिन यह सिहरन ठंड से नहीं बल्कि उस उत्तेजना से थी जो उसे अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के विचार से मिल रही थी। काव्या धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंची और बेहोश रोहन के चेहरे को देखने लगी, जो पट्टियों और ऑक्सीजन मास्क के पीछे लगभग अदृश्य हो गया था। काव्या की नजरें रोहन के पीले पा चुके चेहरे पर टिकी थीं, और उसके मन में पिछले 3 वर्षों का वह समय घूम गया जब उसने इस अमीर लेकिन बेवकूफ आदमी को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए कितनी मेहनत की थी। वह जानती थी कि रोहन की पत्नी अनन्या भोली और सीधी थी, जिसका फायदा उठाकर काव्या ने रोहन के जीवन में अपनी जगह बनाई थी, और अब वह उस मुकाम पर खड़ी थी जहां उसे सब कुछ मिल सकता था। लेकिन पिछले हफ्ते रोहन ने अपनी वसीयत बदलने की बात की थी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, और वह अनन्या से माफी मांगना चाहता था, जो काव्या के लिए खतरे की घंटी थी। अगर रोहन इस कोमा से बाहर आ गया तो काव्या के हाथ कुछ नहीं लगेगा, और वह सचहक पर आ जाएगी। इसलिए आज की रात उसके लिए करो या मरो की स्थिति थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी नजरें उस वेंटिलेटर मशीन पर गंजा दी, जो रोहन के फेफड़ों में हवा भर रही थी और उसे जिंदा रखे हुए थी। काव्या ने अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और उसकी उंगलियां उस पारदर्शी प्लास्टिक ट्यूब के पास पहुंच गईं, जो रोहन के गले में उतरी हुई थी और जीवन का संचार कर रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह केवल एक छोटा सा काम है, जिसके बाद वह मल्होत्रा साम्राज्य की इकलौती मालकिन बन जाएगी। उसने सोचा कि अगर वह अभी इस नली को हटा दे तो अलार्म बजने से पहले ही रोहन का दम घुट जाएगा, और जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह एक स्वाभाविक मौत लगेगी, क्योंकि रोहन की हालत पहले से ही नाजुक थी, और किसी को भी उस पर शक नहीं होगा, क्योंकि वह तो रोहन की सबसे करीबी शुभचिंतक होने का नाटक कर रही थी। लालच की चमक ने उसकी आंखों में इंसानियत की आखिरी बूंद को भी सुखा दिया था, और अब वहां केवल एक पिशाचिन खड़ी थी जो दौलत की प्यास बुझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसी समय अस्पताल की इमारत के दूसरी ओर स्थित एक गुप्त निगरानी कक्ष में अंधेरे में बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी स्क्रीन पर इस पूरे दृश्य को देख रहा था, जिसकी आंखों में ज्वालामुखी जैसा गुस्सा दहक रहा था। विक्रम प्रताप सिंह अपनी कुर्सी पर इस तरह कुंडेशन के बारे में बैठे थे, जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो, और उनके चेहरे की लकीरें उनके कठोर अनुभव और असीमित शक्ति की गवाही दे रही थीं। उन्होंने जानबूझकर उस वीआईपी स्वीट में खुफिया कैमरे लगवाए थे, क्योंकि उन्हें रोहन के एक्सीडेंट पर शुरू से ही शक था, और उन्हें काव्या की नीयत पर कभी भरोसा नहीं था। स्क्रीन पर काव्या को रोहन की ऑक्सीजन नली के साथ छेड़छाड़ करते देख विक्रम की मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गईं कि उनकी उंगलियों के पोर सफेद पज गए। वह अपनी बेटी अनन्या के आंसुओं का बदला लेने के लिए वापस आए थे, और अब उनके पाता थोड़ी सभी भरोसा नहीं था। सामने वह सबूत था जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन वह अभी खेल खत्म नहीं करना चाहते थे। जुनी दैन बी वने। विक्रम ने अपने पास रखे इंटरकॉम का बटन दबाया
और उनकी आवाज में एक ऐसी कड़क थी जो सुनने वाले की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दे। और उन्होंने आदेश दिया कि मेडिकल टीम को तुरंत वहां भेजा जाए, लेकिन यह सब एक दुर्घटना जैसा लगना चाहिए। वह जानते थे कि अगर इंटरकॉम के बाद एक ऐसी कड़क और उनकी बाद कर साली में दुर्घटना जैसा लगना चाहिए। अभी काव्या को रंगे हाथों पक्कान लिया गया तो उसे केवल हत्या के प्रयास की सजा मिलेगी, जो विक्रम की नज़र में बहुत कम थी, क्योंकि वह उसे तत्पाकर मारना चाहते थे। वह चाहते थे कि काव्या को यह विश्वास हो जाए कि वह जीत गई है और उसे आकाश की ऊंचाइयों तक छचने दिया जाए, ताकि जब वह उन्हीं एक हर आकाश की भार है उसे आकाश काम किया जाए, वहां से गिरे तो उसकी हड्डियां तक चूर हो जाएं। विक्रम की योजना केवल रोहन को बचाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह उस पूरे साम्राज्य को शुद्ध करना चाहते थे जिसे उनकी बेटी ने अपनी मासूमियत में खो दिया था। उन्होंने स्क्रीन पर देखा कि कैसे काव्या ने झटके से नली खींच दी और मॉनिटर पर लकीरें सीधी होने लगीं और लाल बत्ती जलने लगी। आईसीयू के कमरे में काव्या ने जैसे ही नली को अलग किया, मशीन ने एक तीखी और लंबी बीप की आवाज निकालनी शुरू कर दी, जो सन्नाटे को चीरती हुई गूंजने लगी। काव्या के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदल लिए और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ताकि बाहर खाए स्टाफ को लगे कि वह मदद मांग रही है। उसने रोहन के सीने पर हाथ रखा और झूठे आंसुओं का सैलाब बहाते हुए उसे हिलाने लगी, जैसे वह उसे जगाने की कोशिश कर रही हो, जबकि असल में वह यह सुनिश्चित कर रही थी कि नली वापस न लग सके। कुछ ही सेकंड में दरवाजे खुल गए और डॉक्टरों की एक टीम और नर्सें तेजी से अंदर भागीं और उन्होंने काव्या को पीछे धकेलते हुए रोहन को घेर लिया। काव्या एक कोने में दुबक गई और अपने चेहरे को हाथों से ढककर सिसकने का नाटक करने लगी, जबकि उसकी उंगलियों के बीच से उसकी क्रूर आंखें डॉक्टरों की हर हरकत पर नजर रख रही थीं। डॉक्टरों ने तेजी से काम करते हुए ऑक्सीजन पाइप को दोबारा जोड़ा और डिफाइब्रिलेटर का उपयोग करके रोहन की गिरती हुई धड़कनों को वापस लाने की कोशिश शुरू कर दी, जो जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही थीं। कमरे में तनाव का माहौल था और मशीनों की आवाजें किसी युद्ध के नगाड़ों जैसी लग रही थीं, जहां मौत और जिंदगी के बीच भीषण संग्राम चल रहा था। काव्या मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि डॉक्टर असफल हो जाएं और रोहन की सांसें हमेशा के लिए थम जाएं, ताकि उसका रास्ता साफ हो सके। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इन डॉक्टरों को पहले से ही विशेष निर्देश दिए गए थे और वे रोहन को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर विक्रम प्रताप सिंह का हाथ था। लगभग 5 मिनट के कड़े संघर्ष के बाद मुख्य डॉक्टर ने राहत की सांस ली और मॉनिटर पर फिर से एक नियमित लय दिखाई देने लगी, जिसने काव्या की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। काव्या ने जब देखा कि रोहन की सांसें वापस आ गई हैं तो उसके अंदर निराशा की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और डॉक्टरों के सामने एक राहत भरी मुस्कान प्रदर्शित की, जैसे कि वह बहुत खुश हो। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा कि भगवान का इसके सत्ता के बारे में फिल्बर करते हैं और इसके 7 पक्षों के बारे में, उसमें अत्तर की आँख आने में बारे में, कि इसके बारे में कामीने की बारे। शुक्र है कि आपने उन्हें बचा लिया। मैं तो बहुत डर गई थी कि कहीं मैं उन्हें खो ना दूं। डॉक्टर ने उसे अजीब नजरों से देखा, क्योंकि उन्हें नली के निकलने का कारण संदिग्ध लग रहा था, लेकिन उन्होंने विक्रम के आदेशानुसार कुछ नहीं कहा और केवल इतना बोला कि मरीज की हालत अभी भी बहुत नाजुक है। काव्या ने मन ही मन सोचा कि आज नहीं तो कल रोहन को मरना ही होगा और अगली बार वह कोई गलती नहीं करेगी और न ही डॉक्टरों को इतना समय देगी। वह जानती थी कि उसे अब और अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि एक बार असफल होने का मतलब है कि भाग्य उसे दूसरा मौका शायद ही दे। तभी गलियारे में तेज कदमों की आहट सुनाई दी और अनन्या बदहवास हालत में दौड़ती हुई कमरे की ओर आ रही थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में आंसुओं का समंदर था। अनन्या ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसने रोहन को मशीनों से घिरा देखा और उसके मुंगथा से एक चीख निकल गई जो उसके दिल के दर्द को बयां कर रही थी। वह दौड़कर बिस्तर के पास गई और रोहन का हाथ अपने गालों से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे कोई बच्चा अपना सब कुछ खो देने के डर से रोता है। अनन्या की यह हालत देखकर काव्या के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आई, जिसे उसने तुरंत सहानुभूति के मुखौटे के पीछे छिपा लिया। काव्या आगे बढ़ी और उसने अनन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी झूठी हमदर्दी दिखाई और कहा कि चिंता मत करो अनन्या, डॉक्टर कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। अनन्या ने काव्या की ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था, क्योंकि वह अपनी सौतन की असलियत से पूरी तरह अनजान थी
और उसे लगा कि इस मुश्किल घड़ी में काव्या उसका साथ दे रही है। अनन्या इतनी कमजोर और टूटी हुई थी कि वह यह देख ही नहीं पाई कि वह दाना काव्या की अनजान थी। जिस हाथ ने उसके कंधे को सहारा दिया है, उसी हाथ ने कुछ पल पहले उसके पति की जान लेने की कोशिश की थी। अनन्या सिसकते हुए बोली कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे हो गया। रोहन तो ठीक हो रहे थे, फिर अचानक उनकी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। काव्या ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया कि शायद मशीनों में कोई खराबी आ गई थी या फिर रोहन ने नींद में हाथ हिलाया होगा, जिस वजह से नली निकल गई होगी। काव्या अपनी बातों से अनन्या के मन में यह बात बिठाना चाहती थी कि यह महज एक दुर्घटना थी और इसमें किसी की कोई साजिश नहीं है। निगरानी कक्ष में बैठे विक्रम प्रताप सिंह अपनी बेटी को इस तरह टूटते हुए और अपनी दुश्मन के जाल में फंसते हुए देख रहे थे और उनका दिल भारी हो रहा था, लेकिन उनका दिमाग प्रतिशोध की योजना बना रहा था। वह जानते थे कि अनन्या बहुत कोमल हृदय की है और उसे दुनिया की चालाकियों की समझ नहीं है, इसीलिए उसे इस क्रूर संसार में जीवित रहने के लिए कठोर बनाना होगा। विक्रम ने स्क्रीन को बंद कर दिया और अंधेरे में अपनी कुर्सी को पीछे की ओर घुमाया, जहां दीवार पर एक पुरानी तलवार टंगी थी जो उनके पूर्वजों की निशानी थी। उन्होंने इंसान को भी मन ही मन कसम खाई कि वह काव्या को ऐसा सबक सिखाएंगे जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा और अपनी बेटी को वह रानी बनाएंगे जो अपने राज्य की रक्षा खुद कर सके। यह अब केवल एक पिता और पति का मामला नहीं था, बल्कि यह एक युद्ध था जो विश्वासघात और वफादारी के बीच लड़ा जाने वाला था। अस्पताल के कमरे में अब शांति थी, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी, जहां हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ था और अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा था। काव्या ने डॉक्टर से आग्रह किया कि वह रात भर रोहन के पास रुकना चाहती है ताकि उसकी देखभाल कर सके, लेकिन डॉक्टर ने सख्त मना कर दिया और कहा कि मरीज को पूर्ण आराम की जरूरत है। अनन्या ने भी काव्या से कहा कि उसे घर जाकर आराम करना चाहिए क्योंकि वह पिछले कई दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रही है। काव्या ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की, लेकिन जाते समय उसने रोहन और अनन्या दोनों पर एक आखिरी नजर डाली, जिसमें यह वादा था कि वह वापस आएगी और अपना अधूरा काम पूरा करेगी। जैसे ही काव्या कमरे से बाहर निकली, अनन्या कुर्सी पर ढह गई और उसने अपना सिर रोहन के बिस्तर पर रख दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। बाहर पार्किंग में काव्या अपनी लाल रंग की स्पोर्ट्स कार में बैठी और उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। उसने अपना फोन निकाला और एक अज्ञात नंबर डायल किया जो उसके उस साथी का था जिसने रोहन की कार के ब्रेक फेल किए थे। उसने दबी आवाज में कहा कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वह अभी भी जिंदा है और हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा इससे पहले कि वह होश में आए। काव्या की आवाज में हताशा और क्रोध का मिश्रण था क्योंकि वह जानती थी कि समय उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और अगर रोहन ने अपनी आंखें खोल लीं तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और अस्पताल के गेट से बाहर निकल गई, जहां अंधेरा उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था, जो उसके काले कारनामों का साथी था। उधर आईसीयू के अंदर अनन्या अभी भी रोहन का हाथ थामे बैठी थी और उसे महसूस हो रहा था कि रोहन की उंगलियों में एक हल्की सी हरकत हुई है जिसने उसके मृत प्रेय आशा के दिए को फिर से जला दिया। उसने डॉक्टर को बुलाने के लिए घंटी नहीं बजाई, बल्कि वह चुपचाप रोहन के चेहरे को निहारती रही और उससे बातें करने लगी, जैसे उसे विश्वास हो कि वह उसकी बात सुन रहा है। अनन्या ने रोहन से कहा कि तुम्हें वापस आना होगा, हमारे लिए न सही तो कम से कम उस सच्चाई के लिए जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई है। उसे नहीं पता था कि उसका पिता परछाइयों में छिपा उसकी रक्षा कर रहा है और एक ऐसी सेना तैयार कर रहा है जो जल्द ही उसके दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगी। यह रात बहुत लंबी होने वाली थी और आने वाला सवेरा अपने साथ रक्त और प्रतिशोध की एक नई गाथा लेकर आने वाला था। विक्रम प्रताप सिंह ने अपनी कार की पिछली सीट पर बैठकर ड्राइवर को संकेत दिया और उनकी काली लिमोजिन अस्पताल के पिछले गेट से बाहर निकलकर शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी। वह जानते थे कि काव्या अब कोई न कोई गलत कदम जरूर उठाएगी और यही वह मौका होगा जब वह उसे कानून और समाज की नज़रों में नंगा कर देंगे। उन्होंने अपने वकील को फोन किया और उसे निर्देश दिया कि मल्होत्रा समूह के सभी शेयरधारकों की सूची तैयार की जाए और उन लोगों का पता लगाया जाए जो काव्या के साथ मिले हुए हैं। यह शतरंज का खेल शुरू हो चुका था और बात होता था
जिससे कि दवाई से विक्रम वह ग्रैंडमास्टर थे जो अपने विरोधी की हर चाल को उससे पहले ही समझ लेते थे। हवा में एक नई ठंडक थी जो बता रही थी कि पुराना शेर अब जाग चुका है और जंगल के नियम बदलने वाले हैं। काव्या अपने आलीशान अपार्टमेंट में पहुंची और उसने विस्की का एक बड़ा गिलास अपने लिए बनाया ताकि वह अपनी नसों में दौड़ रहे तनाव को कम कर सके और अपनी अगली योजना पर विचार कर सके। वह बालकनी में खड़ी होकर शहर की रोशनी को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे वह अनन्या को रास्ते से हटाए बिना कंपनी पर कब्जा कर सकती है। उसे याद आया कि कंपनी के कुछ पुराने डायरेक्टर्स उसके हुस्न और पैसे के लालच में उसके साथ हैं और वह उनका इस्तेमाल करके अनन्या को मानसिक रूप से अयोग्य घोषित करवा सकती है। यह विचार आते ही उसके चेहरे अंत दूर गा दूर है जानदार एम प्रकार करते हैं, पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई और उसे लगा कि शायद रोहन का जिंदा रहना उसके लिए वरदान साबित हो सकता है। वह रोहन की बीमारी का बहाना बनाकर पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा सकती है और फिर उसे कानूनी तौर पर लूट सकती है। लेकिन काव्या यह भूल गई थी कि जिस तरह रोशनी के नीचे अंधेरा होता है उसी तरह हर गुनाहगार के पीछे उसका अतीत साये की तरह चलता है और उसका अतीत बहुत जल्द उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। उसे नहीं पता था कि विक्रम ने उसके पुराने शहर से उसकी अतीत में फाइलों को निकलवाना शुरू कर दिया है जहां उसने अपना नाम और पहचान बदल ली थी। काव्या की असली पहचान और उसके द्वारा किए गए पिछले अपराध अब धूल की परतों से बाहर निकल रहे थे और वे उसे उस नर्क में ले जाने के लिए तैयार थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रात गहरी होती जाने के लिए रही थी और नियति ने अपने चक्र को घुमाना शुरू कर दिया था जिसमें पाप का घड़ा भरने वाला था और न्याय का हथौड़ा चलने वाला था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें अस्पताल की खिड़कियों से छनकर आईसीयू के कमरे में दाखिल हुईं, लेकिन उन्होंने वहां के उदास माहौल को बदलने के लिए कुछ खास नहीं किया। अनन्या पूरी रात एक असुविधाजनक कुर्सी पर बैठी रही थी और उसकी गर्दन और पीठ में अकड़न आ गई थी, लेकिन शारीरिक दर्द उसके मानसिक और भावनात्मक दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। उसकी लाल सूजी हुई आंखें बता रही थीं कि उसने पूरी रात एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई हैं और उसका ध्यान केवल मॉनिटर पर चलने वाली उन हरी लकीरों पर था जो रोहन के जीवन का संकेत दे रही थीं। नर्सें आती जाती रहीं और मशीनों की जांच करती रहीं, लेकिन अनन्या ने किसी से कोई बात नहीं की क्योंकि वह एक गहरे सदमे की स्थिति में थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका हंसता खेलता परिवार इस तरह अचानक बिखरबानी है गया है और वह एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता उसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। तभी कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और अनन्या ने अपनी भारी पलकों को उठाकर देखा तो वहां एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दरवाजे पर विक्रम प्रताप सिंह खड़े थे जो अपने लंबे कद और प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ कमरे में एक अलग ही ऊर्जा लेकर आए थे। उन्होंने एक गहरा काला सूट पहन रखा था और उनके हाथ में एक चांदी की मूठ वाली छड़ी थी जो उनके अधिकार और शक्ति का प्रतीक थी। अनन्या के होंठ कांपने लगे और उसके मुंह से केवल एक शब्द निकला, पापा, और वह अपनी कुर्सी से उठकर उनकी ओर दौड़ी। विक्रम ने अपनी बाहें फैला दी और अपनी बेटी को गले लगा लिया जो उनके सीने से लगकर फिर से रोने लगी। विक्रम ने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ठंडी आग थी जो उन लोगों को जलाने के लिए तैयार थी जिन्होंने उनकी बेटी को रुलाया था। इदिस टाज मैनिस्टानता और बो का विक्रम प्रताप सिंह पिछले 5 सालों से लंदन में रह रहे थे और उन्होंने अपना सारा कारोबार वहीं से संभाला था क्योंकि रोहन के साथ उनकी कभी नहीं बनी थी और वह अपनी बेटी की खुशी के लिए दूर हो गए थे। लेकिन कल रात की घटना ने उन्हें वापस आने पर मजबूर कर दिया था और अब वह तब तक वापस नहीं जाने वाले थे जब तक हिसाब पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने अनन्या को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखा और कहा कि अब रोना बंद करो क्योंकि मल्होत्रा और सिंह परिवार की महिलाएं कमजोर नहीं होती। उनकी आवाज में एक ऐसा आदेश और अपनापन था जिसने अनन्या को तुरंत शांत कर दिया और उसे महसूस हुआ कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका सबसे बड़ा रक्षक उसके पास आ गया है। विक्रम ने उसे कुर्सी पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए ताकि वह उसकी आंखों में देख सकें। अनन्या ने सिसकते हुए पूछा कि पापा, आप यहाँ कैसे आए?
आपको तो पता भी नहीं था कि रोहन के साथ यह हादसा हुआ है। विक्रम ने झूठ नहीं बोला, लेकिन पूरी सच भी नहीं बताया और कहा कि एक पिता को अपनी बेटी की मुसीबत का पता चल ही जाता है, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। उन्होंने अनन्या से पूछा कि कल रात यहाँ क्या हुआ था और क्या उसे किसी पर शक है कि यह हादसा नहीं बल्कि कुछ और हो सकता है। अनन्या ने भोलेपन से इनकार कर दिया और कहा कि पुलिस ने कहा है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और यह महज एक दुर्घटना थी। विक्रम ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेटी अभी इस क्रूर सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था और उसकी सौतन उसकी जान लेने पर तुली है। उन्होंने तय किया कि वह धीरे धीरे अनन्या को सच्चाई दिखाएंगे ताकि वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उधर शहर के दूसरे हिस्से में काव्या अपने आलीशान पेंट हाउस में जागी और उसका मूड बेहद खराब था, क्योंकि रोहन अभी भी जिंदा था। उसने अपने नौकर पर चिल्लाते हुए कॉफी मांगी और गुस्से में अपना फोन चेक किया कि क्या अस्पताल से कोई बुरी खबर आई है, लेकिन स्क्रीन खाली थी। काव्या जानती थी कि विक्रम प्रताप सिंह भारत वापस आ चुके हैं, क्योंकि सुबह की खबरों में उनकी वापसी की चर्चा जोरों पर थी और यह बात उसे परेशान कर रही थी। वह जानती थी कि विक्रम एक चतुर खिलाड़ी हैं और अगर उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि उसे जल्द से जल्द कंपनी पर अपना नियंत्रण मजबूत करना होगा, ताकि अगर रोहन को कुछ हो जाए तो वह कानूनी तौर पर मालिक बन सके। उसने अपनी सबसे महंगी साड़ी पहनी और तैयार होकर मल्होत्रा ग्रुप के कार्यालय मुख्यालय की ओर निकल पड़ी। मल्होत्रा ग्रुप के ऑफिस में जैसे ही काव्या ने प्रवेश किया, वहां का माहौल बदल गया, क्योंकि कर्मचारी उसे जानते थे और उसके रोहन के साथ संबंधों की अफवाहें पूरे ऑफिस में फैली हुई थीं। काव्या ने रिसेप्शनिस्ट को नजरअंदाज करते हुए सीधे लिफ्ट की ओर कदम बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक ऐसा घमंड था जैसे वह इस जगह की मालकिन हो। उसने सीधे रोहन के केबिन में प्रवेश किया और वहां मौजूद रोहन के निजी सचिव को बाहर जाने का आदेश दिया, जो बेचारा हक्का बक्का रह गया था। काव्या ने रोहन की कुर्सी पर बैठकर उसके डेस्क पर रखी फाइलों को पलटना शुरू कर दिया और यह देखने की कोशिश की कि कंपनी की मौजूदा वित्तीय स्थिति क्या है। उसे पता था कि अगर उसे विक्रम प्रताप सिंह से लड़ना है तो उसे पैसे और पावर दोनों की जरूरत होगी और यह कुर्सी उसे दोनों दे सकती थी। अस्पताल में विक्रम ने अनन्या को नाश्ता करने के लिए मजबूर किया और फिर उसे लेकर अस्पताल के बगीचे में गए, ताकि वह ताजी हवा में सांस ले सके और कुछ देर के लिए मशीनों की आवाज से दूर रह सके। वहां एक बेंच पर बैठकर विक्रम ने अपनी बेटी से गंभीर बात इससी इकैरी कैर शुरू की और कहा कि अनन्या, तुम्हें अब जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि रोहन की हालत देखकर नहीं लगता कि वह जल्द ठीक होगा। अनन्या घबरा गई और बोली कि पापा, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं कैसे इतनी बड़ी कंपनी संभाल सकती हूं। विक्रम ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और आंख और सर कहा कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारे खून में व्यापार दौड़ता है, तुम्हें बस अपनी अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। उन्होंने उसे समझाया कि दुनिया केवल ताकतवर के सामने झुकती है और अगर उसने कमजोरी दिखाई तो ये भेड़िए उसे नोच खाएंगे। विक्रम ने जानबूझकर काव्या का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में कहा कि कुछ लोग रोहन की बीमारी का फायदा उठाकर कंपनी को हड़पना चाहते हैं और अगर अनन्या ने कदम नहीं उठाया तो रोहन का सपना टूट जाएगा। यह सुनकर अनन्या की आंखों में एक नई चमक आते है गई, क्योंकि वह रोहन से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। विक्रम ने देखा कि उनका तीर निशाने पर लगा है और अब अनन्या के अंदर का योद्धा जागने लगा है। उन्होंने उसे बताया कि वह कल उसके साथ ऑफिस चलेंगे और उसे बताएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। अनन्या ने सिर हिलाया और पहली बार उसके चेहरे पर दुख की जगह एक दृढ़ संकल्प दिखाई दिया, जिसने विक्रम को आश्वस्त कर दिया कि उनकी बेटी तैयार हो रही है। वापस ऑफिस में काव्या ने फाइनेंस हेड को अपने केबिन में बुलाया, जो पहले से ही उसकी साजिश में शामिल था, और उसे कुछ पुराने पेपर्स पर पिछली तारीखों में हस्ताक्षर करने को कहा। वह चाहती थी कि कुछ संपत्ति उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाए ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके। फाइनेंस हेड थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि उसे विक्रम प्रताप सिंह के वापस आने की खबर मिल चुकी थी और वह पुराने शेर से पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन काव्या ने उसे ब्लैकमेल किया और याद दिलाया कि उसने कंपनी के फंड से जो गबन किया था उसका सबूत उसके पास है। मजबूर होकर उस आदमी को काव्या की बात माननी पड़ी और उसने कागजात तैयार करना शुरू कर दिया।
काव्या अपनी जीत पर मुस्कुराई और सोचने लगी कि विक्रम प्रताप सिंह अब बूढ़े हो चुके हैं और वह उन्हें आसानी से मात दे सकती है। दोपहर के समय विक्रम अस्पताल के कमरे में वापस आए और उन्होंने देखा कि रोहन की हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन वह अभी भी कोमा में है। उन्होंने कमरे के सभी पर्दे गिरा दिए और रोहन के कान के पास जाकर बहुत धीमी आवाज में बोले कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया, रोहन, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी और मेरी बेटी के सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी। विक्रम ने रोहन के माथे से पसीना पोंछा और फिर कमरे के कोने में लगे उस खुफिया कैमरे की ओर देखा जिसे उन्होंने कल रात ही वहां फिट करवाया था। उन्होंने अपने फोन पर उस वीडियो को दोबारा देखा जिसमें काव्या ऑक्सीजन नली निकाल रही थी और उनके चेहरे पर एक क्रूर संतोष छा गया। शाम होते होते अनन्या ने महसूस किया कि उसके पिता का साथ उसे एक नई ऊर्जा दे रहा है और वह अब उतनी अकेली महसूस नहीं कर रही थी जितनी वह कल रात थी। विक्रम ने उसे घर जाने के लिए कहा ताकि वह तैयार हो सके और एक अच्छी नींद ले सके, क्योंकि अगला दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था। अनन्या पहले जाना नहीं चाहती थी, लेकिन विक्रम ने उसे भरोसा दिलाया कि वह यहीं रहेंगे और रोहन का ख्याल रखेंगे। अनन्या ने अपने पिता के पैर छुए और वहां से चली गई और विक्रम ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि ईश्वर उसे शक्ति दे। जैसे ही अनन्या गई, विक्रम ने अपने सुरक्षा प्रमुख को फोन किया और आदेश दिया कि काव्या की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए और उसके हर फोन कॉल को रिकॉर्ड किया जाए। काव्या अपने घर वापस आ गई थी और वह बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसने ऑफिस में अपनी धाक जमा ली थी और उसे लग रहा था कि अब कोई उसे नहीं रोक सकता। उसने अपने वकील को फोन किया और कहा कि वह कल एक बोर्ड मीटिंग बुलाना चाहती है जिसमें वह खुद को कार्यवाहक सीईओ घोषित करेगी। वकील ने उसे चेतावनी दी कि बिना रोहन के हस्ताक्षर के यह मुश्किल होगा, लेकिन काव्या ने कहा कि वह किसी भी तरह से यह काम करना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे रिश्वत देनी पड़े या धमकी। वह अपनी ही दुनिया में इतनी मग्न थी कि उसने यह नहीं सोचा कि उसका सामना किससे होने वाला है। वह विक्रम प्रताप सिंह को केवल एक रिटायर्ड बूढ़ा समझ रही थी जो अपनी बेटी के आंसू पोंछने आया है। रात के सन्नाटे में विक्रम अस्पताल की लॉबी में टहल रहे थे और उनके दिमाग में शतरंज की बिसात बिछी हुई थी जिसमें वह अपने मोहरे सेट कर रहे थे। उन्होंने तय किया कि वह काव्या को अभी नहीं रोकेंगे, बल्कि उसे और गलती करने का मौका देंगे, ताकि जब वह उसे पकड़ें तो उसके पास बचने का कोई रास्ता न हो। वह जानते थे कि काव्या अब अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाएगी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। विक्रम ने अपने पुराने संपर्कों को सक्रिय कर दिया था और दिल्ली के सत्ता के गलियारों में यह खबर फैल गई थी कि शेर वापस आ गया है और शिकार शुरू होने वाला है। उन्होंने उस नर्स को भी बुला लिया था जो कल रात ड्यूटी पर थी और उसे अपनी तरफ कर लिया था ताकि काव्या अगर दोबारा कोई कोशिश करे तो उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सके। अनन्या अपने घर के आईने के सामने खड़ी थी और अपनी आंखों में देख रही थी, जो अब सूजी हुई नहीं थी, बल्कि उनमें एक सवाल था कि आखिर उसके पिता क्या जानते हैं जो वह नहीं जानती। उसे याद आया कि विक्रम ने कहा था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है और उसे हर किसी पर भरोसा करना छोड़ना होगा। उसने अपनी अलमारी खोली और अपने उन कपड़ों को बाहर निकाला जो उसने शादी के बाद पहनना छोड़ दिया था, फॉर्मल सूट्स और ब्लेजर्स जो उसकी पुरानी पहचान थे। उसने तय किया कि कल वह एक पत्नी बनकर नहीं बल्कि एक वारिस बनकर ऑफिस जाएगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि यह उस बीज का परिणाम था जो विक्रम ने आज दिन भर उसके दिमाग में बोया था। अगली सुबह का सूरज एक नए युद्ध का गवाह बनने वाला था, जहां एक तरफ अनुभव और प्रतिशोध था तो दूसरी तरफ लालच और अहंकार। विक्रम जानते थे कि काव्या कल बोर्ड मीटिंग बुलाने वाली है, क्योंकि उनकी जासूसी व्यवस्था बहुत मजबूत थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोचा कि यह मीटिंग काव्या के लिए एक सरप्राइज पार्टी होगी जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और रोहन के कमरे की ओर चल दिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका एकमात्र गवाह सुरक्षित है। अस्पताल के गलियारों में उनकी छड़ी की थक थक गूंज रही थी, जो काव्या के लिए आने वाले तूफान की चेतावनी थी। खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं होता। विक्रम ने मन ही मन बुदबुदाया, कभी कभी यह शिकार से पहले की तैयारी होती है।
दिल्ली के एक बहुत ही पॉश और एकांत क्लब के निजी कमरे में धुएं और महंगी शराब की गंध मिली हुई थी, जहां काव्या मल्होत्रा ग्रुप के सबसे प्रभावशाली और भ्रष्ट निदेशक मिस्टर खन्ना के साथ बैठी थी। काव्या ने अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान सजा रखी थी और वह जानती थी कि मिस्टर खन्ना जैसे लालची लोग केवल पैसे की भाषा समझते हैं और वफादारी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसने मेज पर एक काले रंग का अटैची केस सरकाया, जिसके अंदर नोटों की गड्डियां करीने से सजाई गई थीं, और यह राशि किसी भी ईमानदार आदमी का ईमान डगमगाने के लिए काफी थी। काव्या की योजना बहुत साफ थी कि वह कल होने वाली बोर्ड मीटिंग में खन्ना और उनके गुट के वोटों को अपनी तरफ करना चाहती थी, ताकि वह खुद को कंपनी की अंतरिम चेयरपर्सन घोषित कर सके। खन्ना ने नोटों को देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए शराब का घूंट भरा और कहा कि काव्या जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा बोर्ड आपके साथ खचा रहेगा। काव्या को अपनी जीत का पूरा भरोसा था, क्योंकि उसने पिछले कुछ महीनों में कंपनी के भीतर एक ऐसा नेटवर्क बना लिया था जो केवल उसके इशारों पर नाचता था, और रोहन की बीमारी ने उसे यह सुनहरा मौका दे दिया था। उसने खन्ना को याद दिलाया कि रोहन की हालत बहुत खराब है और डॉक्टरों के अनुसार उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए कंपनी को नेतृत्व की सख्त जरूरत है। उसने बड़ी चालाकी से यह बात फैलाई थी कि अनन्या मानसिक रूप से अस्थिर है और वह पति के गम में इस तरह डूब गई है कि वह कोई भी फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। खन्ना ने सिर हिलाया और वादा किया कि वह कल की मीटिंग में यह प्रस्ताव रखेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए प्रबंधन का पूरा अधिकार काव्या को सौंप दिया जाए। काव्या ने मन ही मन सोचा कि ये बेवकूफ लोग केवल मोहरे हैं, जिनका इस्तेमाल करके वह रानी बन जाएगी और फिर एक एक करके सबको रास्ते से हटा देगी। उसी समय शहर के दूसरे कोने में विक्रम प्रताप सिंह एक पुरानी और धूल भरी ऑटो रिपेयर शॉप के बाहर अपनी कार में बैठे थे, जहां उनके सुरक्षाकर्मी एक डरे हुए मैकेनिक से पूछताछ कर रहे थे। विक्रम ने अपनी खुफिया टीम को उस कार की जांच करने का काम सौंपा था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और उन्हें पता चला था कि ब्रेक वायर अपने आप नहीं टूटे थे, बल्कि उन्हें बहुत सफाई से काटा गया था। मैकेनिक शुरुआत में कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब विक्रम के आदमियों ने उसे पुलिस और जेल का डर दिखाया तो वह टूट गया और उसने सब कुछ उगल दिया। उसने कांपते हुए बताया कि एक औरत ने उसे यह काम करने के लिए बहुत बड़ी रकम दी थी और उसे शहर छोड़कर जाने को कहा था, लेकिन वह लालच में यहीं रुक गया था। विक्रम ने मैकेनिक की गवाही रिकॉर्ड करवाई और उसे अपनी सुरक्षा में ले लिया, क्योंकि यह बताया था वह तुरुप का पत्ता था जो समय आने पर खेल का रुख बदल सकता था। विक्रम जानते थे कि काव्या केवल एक मोहरा नहीं है, बल्कि वह एक शातिर खिलाड़ी है जिसने अपनी पहचान और अतीत को बहुत गहराई से छुपा रखा है। इसलिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद निजी जासूस को उसके अतीत को खंगालने के काम पर लगा दिया था। जासूस ने जो अतीत को मोहरा नहीं है, अपने भरोसेमंद निजी जासूस को उसके अतीत को खंगालने के काम पर लगा दिया था। जानकारी दी वह चौंकाने वाली थी, क्योंकि काव्या का असली नाम कुछ और था और वह पहले भी कई अमीर घरानों को अपना शिकार बना चुकी थी। उसने अपनी पहचान बदलकर रोहन को फंसाया था और अब वह मल्होत्रा साम्राज्य को निगलने की फिराक में थी। विक्रम के चेहरे पर एक सख्त भाव आ गया और उन्होंने सोचा कि जिस औरत ने उनके दामाद को मारने की कोशिश की और उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, उसे वह ऐसी सजा देंगे कि उसकी रूह कांप जाएगी। अब यह केवल व्यापार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह न्याय और धर्म युद्ध था जिसमें अधर्म का विनाश निश्चित था। अनन्या अपने घर की लाइब्रेरी में बैठी थी और उसके सामने फाइलों का ढेर लगा हुआ था, जिन्हें उसके पिता ने पढ़ने के लिए दिया था ताकि वह कंपनी की बारीकियों को समझ सके। पहले वह इन कानूनी दस्तावेजों और वित्तीय रिपोर्टों को देखकर घबरा जाती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग तरह की एकाग्रता थी जो उसके अंदर के बदलाव को दर्शा रही थी। उसने देखा कि पिछले 2 सालों में कंपनी के फंड से कई बड़ी रकमों को फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया है, और इन सभी कागजों पर रोहन के हस्ताक्षर थे जो काव्या ने धोखे से करवाए थे। ये हम 2 साला काम करता अब बदलाव को दर्शा थे, काम कर की इस साल में 2 साला शोभ करते हैं। देखकर अनन्या का खून खौल उठा, क्योंकि यह केवल पैसे की चोरी नहीं थी, बल्कि यह उसके पति के विश्वास का कत्ल था।
उसे एहसास हुआ कि काव्या ने न केवल उनके रिश्ते में जहर घोला था, बल्कि उसने पूरी कंपनी को खोखला कर दिया था और रोहन को इसकी भनक तक नहीं लगने दी थी। विक्रम वापस घर लौटे और उन्होंने अनन्या को पचाई में मग्न देखा तो उनके दिल को सुकून मिला कि उनकी बेटी अब सही रास्ते पर है और वह लड़ने के लिए तैयार हो रही है। उन्होंने अनन्या के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा कि क्या उसे समझ आ रहा है कि खेल कैसे खेला गया है और दुश्मन की चालें क्या हैं। अनन्या ने सिर उठाया और उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक सुलगता हुआ गुस्सा था, और उसने कहा कि पापा, काव्या ने हमें लूट लिया है और मैं उसे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। विक्रम ने उसे समझाया कि गुस्सा अच्छी चीज है, लेकिन उसे अपनी ताकत बनाना होगा और कल की मीटिंग में उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। उन्होंने अनन्या को बताया कि कल वह वहां एक पत्नी बनकर नहीं, बल्कि मल्होत्रा ग्रुप की असली वारिस और मालकिन बनकर जाएगी और अपनी जगह वापस लेगी। अगली सुबह काव्या अपने ऑफिस में बैठी थी और वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसने अपने बैंक खाते में एक बड़ी रकम ट्रांसफर करने की कोशिश की थी ताकि वह अपनी जीत का जश्न मना सके। लेकिन जैसे ही उसने एंटर दबाया, स्क्रीन पर एक एरर मैसेज आ गया कि उसका खाता फ्रीज कर दिया गया है और वह कोई भी लेन देन नहीं कर सकती। काव्या को लगा कि यह कोई तकनीकी खराबी होगी और उसने बैंक मैनेजर को फोन लगाया, लेकिन मैनेजर का फोन नहीं लग रहा था, जिससे उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसने अपने दूसरे गुप्त खातों को चेक किया, लेकिन वहां भी वही स्थिति थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। उसे नहीं पता था कि विक्रम प्रताप सिंह ने अपने रसूख और संपर्कों का इस्तेमाल करके उसकी वित्तीय नसों को दबाना शुरू कर दिया है ताकि वह छटपटाने लगे। काव्या ने गुस्से में अपना फोन मेज पर पटक दिया और सोचने लगी कि आखिर किसके पास इतनी ताकत है जो उसके खातों को एक साथ ब्लॉक कर सके, और क्या कहीं विक्रम प्रताप सिंह इसके पीछे तो नहीं है। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि विक्रम तो एक बूढ़े आदमी। काव्या ने एक ताकत के साथ और काम, एक ताकत के ओमोज ने है जो इतने सालों से देश से बाहर थे और उन्हें यहाँ के सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। उसने इसे बैंक की कोई आंतरिक जांच मानकर नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि एक बार जब वह कंपनी की मालकिन बन जाएगी तो वह इन छोटी मोटी समस्याओं को आसानी से सुलझा लेगी। उसका बारबी बैंक की सामेदारी बारे में ज्यादा जानकारी इस कोई बारे में आर्तक चोटी मोटी को काम करेगा। अहंकार उसकी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था और वह देख नहीं पा रही थी कि उसके पैरों के नीचे से जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और बोर्ड मीटिंग की तैयारियों को अंतिम रूप देने का आदेश दिया। उधर विक्रम ने अनन्या को एक विशेष फाइल सौंपी जिसमें काव्या के कुछ पुराने फ्रॉड के सबूत थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल अभी नहीं करना है, बल्कि यह केवल उसके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए है। उन्होंने अनन्या को सिखाया कि बोर्ड मीटिंग में कैसे बोलना है और कैसे उन शेयरधारकों की आंखों में आंख डालकर बात करनी है जो काव्या के साथ मिले हुए हैं। विक्रम ने कहा कि जब तुम कमरे में जाओगी तो उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि तुम मदद मांगने आई हो, बल्कि उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुम आदेश देने आई हो। अनन्या ने अपने पिता की हर बात को ध्यान से सुना और उसे अपने मन में बिठा लिया, क्योंकि वह जानती थी कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसने एक गहरा नीला बिजनेस सूट पहना जो उसकी गंभीरता और अधिकार को प्रदर्शित कर रहा था, और शीशे में खुद को देखकर एक गहरी सांस ली। बोर्ड मीटिंग का समय नजदीक आ रहा था और कॉन्फ्रेंस रूम में तनाव का माहौल था, जहां सभी निदेशक और शेयरधारक अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर फुसफुसा रहे थे। काव्या ने कमरे में प्रवेश किया और सभी की नजरें उस पर टिक गईं। उसने एक विजय मुस्कान के साथ सबका अभिवादन किया और चेयरपर्सन की कुर्सी के बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसने जानबूझकर मुख्य कुर्सी खाली छोई थी ताकि वह दिखावा कर सके कि वह रोहन का सम्मान करती है, लेकिन उसका इरादा जल्द ही उस पर कब्जा करने का था। मिस्टर खन्ना ने कार्यवाही शुरू की और एजेंडा रखा कि रोहन की अनुपस्थिति में कंपनी का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति की जाए। जैसे ही उन्होंने काव्या का नाम प्रस्तावित किया, कमरे में सन्नाटा छा गया और कुछ लोगों ने दबी जुबान में इसका समर्थन किया। काव्या खड़ी हुई और उसने एक बहुत ही भावुक भाषण देना शुरू किया कि कैसे वह रोहन के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगी और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। वह मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और कह रही थी कि यह जिम्मेदारी उठाना उसके आंसू बहा रही थी।
लिए बहुत भारी है, लेकिन कंपनी के हित में वह यह त्याग करने के लिए तैयार है। उसके शब्दों में इतना जहर और झूठ था कि अगर कोई सच जानता तो उसे उल्टी आ जाती, लेकिन वहां मौजूद अधिकतर लोग या तो बिक चुके थे या फिर सच्चाई से अनजान थे। काव्या को लगा कि अब जीत उसकी मुट्ठी में है और बस कुछ ही पलों में वह मल्होत्रा एम्पायर की रानी घोषित कर दी जाएगी। लेकिन तभी कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर एक जोर की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया, जिससे सभी का ध्यान उस ओर चला गया। दरवाजे पर अनन्या खड़ी थी और उसके पीछे विक्रम प्रताप सिंह थे, जो एक छाया की तरह अपनी बेटी की रक्षा कर रहे थे, और उनकी उपस्थिति ने कमरे के तापमान को अचानक गिरा दिया। अनन्या के चेहरे पर अब वह लाचारी नहीं थी जो 2 दिन पहले अस्पताल में थी, बल्कि अब वहां एक रानी का तेज था जो अपने सिंहासन को बचाने के लिए आई थी। काव्या का चेहरा पीला पा गया क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनन्या यहां आएगी, और वह भी इस अंदाज में। मिस्टर खन्ना और अन्य निदेशक अपनी सीटों पर असहज होकर पहलू बदलने लगे, क्योंकि विक्रम प्रताप सिंह की उपस्थिति ही उनके पसीने छुड़ाने के लिए काफी थी। अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के कमरे के बीच में कदम रखा और सीधे काव्या की आंखों में देखा, जिससे काव्या को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। अनन्या ने मेज पर हाथ रखा और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि यह मीटिंग अवैध है, क्योंकि कंपनी के संविधान के अनुसार प्रमुख शेयरधारक की अनुपस्थिति में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। उसने कहा कि मैं रोहन मल्होत्रा की पत्नी और कानूनी वारिस हूं, और मेरे पास उनका पावर ऑफ अटॉर्नी है जो मुझे उनकी जगह निर्णय लेने का अधिकार देता है। यह झूठ था कि उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, लेकिन विक्रम ने उसे सिखाया था कि कभी-कभी दुश्मन को हराने के लिए आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलना बनता है। काव्या तुरंत चिल्लाई कि यह झूठ है, रोहन ने ऐसा कोई कागज साइन नहीं किया है और तुम यहां तमाशा करने आई हो। लेकिन अनन्या ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, बल्कि उसने काव्या की ओर एक फाइल सरकाई और कहा कि अगर तुम्हें शक है तो हम कोर्ट में बात कर सकते हैं। विक्रम ने पीछे से दखल दिया और उनकी भारी आवाज ने कमरे में गूंज पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि सज्जनों, मुझे लगता है कि आप लोग भूल रहे हैं कि मल्होत्रा ग्रुप की नींव किसने रखी थी और इसके असली मालिक कौन है। उन्होंने याद दिलाया कि वह अभी भी कंपनी के मानद सलाहकार हैं और उनके पास वीटो पावर है, जिसका इस्तेमाल करके वह इस मीटिंग को यहीं और अभी रद्द कर सकते हैं। खन्ना और अन्य लोग विक्रम की धमकी को समझ गए, क्योंकि वे जानते थे कि विक्रम के पास इतना पैसा और ताकत है कि वह उन सबको एक ही झटके में बर्बाद कर सकते हैं। काव्या ने देखा कि उसके समर्थक धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं और वह अकेली पार रही है, जिससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह समझ गई कि यह बुढ़ा उसका खेल बिगाड़ने आया है और उसे अब कुछ बारा करना होगा। अनन्या ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जब तक रोहन होश में नहीं आते तब तक मैं उनकी जगह कंपनी का कामकाज देखूंगी और किसी भी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसने बाहरी व्यक्ति शब्द पर जोर दिया और काव्या की ओर इशारा किया, जिससे काव्या का अपमान पूरे बोर्ड के सामने हो गया। अनन्या ने घोषणा की कि अगले 48 घंटों में कंपनी के सभी खातों का ऑडिट किया जाएगा और अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑडिट का नाम सुनते ही खन्ना और उनके पंथ के साथ साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वे जानते थे कि वे काव्या के साथ मिलकर गबन कर रहे थे। विक्रम ने अपनी बेटी को यह ऐलान करते हुए देखा और गर्व से मुस्कुराए, क्योंकि शेरनी ने अपनी पहली दहाड़ लगा दी थी। मीटिंग बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई और काव्या को अपनी हार का कड़वा घूंट पीकर वहां से निकलना पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग और भड़क गई थी। वह जानती थी कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा और उसे अनन्या को रास्ते से हटाने के लिए कोई खौफनाक कदम उठाना होगा। जब काव्या बाहर निकली तो विक्रम ने उसे रोका और उसके कान में धीरे से कहा कि यह तो बस शुरुआत है बेटा, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ खोना बाकी है। काव्या ने उन्हें घूर कर देखा और वहां से चली गई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि पहली बार उसे अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराता हुआ महसूस हो रहा था। अनन्या अपनी कुर्सी पर बैठ गई और उसने एक लंबी सांस ली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने यह कर दिखाया है। शाम को विक्रम ने अपनी टीम के साथ बैठक की और उन्होंने बताया कि काव्या अब जरूर कोई गलती करेगी, क्योंकि वह हताश है और हताश जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने अनन्या की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया और अस्पताल में रोहन की सुरक्षा को भी 3
गुना बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि काव्या दोबारा हमला कर सकती है। विक्रम ने मैकेनिक का इकबालिया बयान और काव्या के अतीत की फाइलों को एक सुरक्षित लॉकर में रख दिया, क्योंकि वह इन्हें सही समय पर दुनिया के सामने लाना चाहते थे। वह चाहते थे कि काव्या की बर्बादी एक सार्वजनिक तमाशा बने, ताकि भविष्य में कोई भी उनकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत न करे। रात के अंधेरे में काव्या अपने घर में पागलों की तरह टहल रही थी और शराब पी रही थी। उसका दिमाग केवल एक ही बात सोच रहा था कि कैसे विक्रम और अनन्या को खत्म किया जाए। उसने अपने सबसे खतरनाक गुंडे को फोन किया और उसे एक काम सौंपा जो बेहद जोखिम भरा था, लेकिन काव्या के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने तय किया कि अगर वह कंपनी की मालकिन नहीं बन सकती तो वह किसी और को भी इसका वारिस नहीं रहने देगी। खिड़की के बाहर बिजली चमकी और बादलों की गड़गड़ाहट ने आने वाले तूफान का संकेत दिया, जो अब मल्होत्रा परिवार की दहलीज पर खड़ा था। यह शतरंज का खेल अब खूनी रूप लेने वाला था और प्यादे अपनी जगह से आगे बढ़ चुके थे। अगले दिन मल्होत्रा एम्पायर के मुख्यालय में एक अजीब सी खामोशी और तनाव का माहौल था, जो किसी बड़े बदलाव की पूर्व सूचना दे रहा था। अनन्या अपने केबिन में बैठी थी, जो कल तक उसके पति का हुआ करता था, और आज वह उस कुर्सी पर बैठी थी जो सत्ता का केंद्र थी। उसने अपने सामने रखी फाइलों को एक तरफ किया और इंटरकॉम पर अपनी नई सेक्रेटरी को आदेश दिया कि एचआर हेड को तुरंत केबिन में भेजा जाए। अनन्या का व्यवहार कल की तुलना में और भी अधिक सख्त और पेशेवर था, जिसने पूरे ऑफिस में यह संदेश फैला दिया था कि अब यहां कामचोरी या वफादारी में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्मचारी दबी जुबान में बात कर रहे थे कि कैसे एक घरेलू गृहिणी रातों रात एक सख्त बॉस में बदल गई है, और वे विक्रम प्रताप सिंह की परछाई को अनन्या के फैसलों में साफ देख रहे थे। जब एचआर हेड केबिन में आया तो उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह काव्या के गुट का हिस्सा है और उसकी गर्दन पर तलवार लटक रही है। अनन्या ने बिना किसी भूमिका के उसे एक लिफाफा थमाया, जिसमें उन कर्मचारियों की सूची थी जिन्हें आशा बंदेखे तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाला जाना था। एचआर हेड ने जब सूची देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इसमें काव्या के सभी वफादारों के नाम शामिल थे जिन्होंने कंपनी को अंदर से खोखला कर दिया था। उसने विरोध करने की कोशिश की और कहा कि इतने लोगों को एक साथ निकालने से कंपनी का कामकाज ठप हो जाएगा और कानूनी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अगर उसने यह आदेश नहीं माना तो अगला टर्मिनेशन लेटर उसका खुद का होगा। उसी समय काव्या ऑफिस की इमारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिसेप्शन पर ही सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक दिया, जिससे वह आगबबूला हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा कि वह इस कंपनी की होने वाली मालकिन है और उन्हें उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सुरक्षा प्रमुख ने विनम्रता से कहा कि नए प्रबंधन के आदेशानुसार बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। काव्या के लिए यह अपमान सहन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जिन लोगों को वह कल तक अपनी उंगलियों पर नचाती थी, आज वही उसे गेट पर रोक रहे थे। वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों और आगंतुकों की नजरें उस पर टिकी थीं, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कसम खाई कि वह इस अपमान का बदला 100 गुना करके लेगी। उसने अपना फोन निकाला और अनन्या को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। हताशा और गुस्से में काव्या अपनी कार में वापस बैठ गई और उसने समझ लिया कि अब सीधे तरीके से युद्ध जीतना असंभव है, इसलिए उसे अब सबसे गंदा खेल खेलना होगा। उसे याद आया कि रोहन का जिंदा रहना ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक वह सांस ले रहा है तब तक अनन्या के पास कानूनी अधिकार बना रहेगा। काव्या ने सोचा कि अगर रोहन की मौत हो जाए तो वह एक विधवा के रूप में सहानुभूति बटोर सकती है और वसीयत को चुनौती दे सकती है, क्योंकि उसने नकली वसीयत पहले ही तैयार कर ली थी। उसने अपनी कार को शहर के एक पुराने और भीड़-भाड़ वाले इलाके की ओर मोड़ दिया, जहां वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकती थी जो पैसों के लिए अपनी आत्मा तक बेच सकता हो। उसका दिमाग अब केवल हत्या की साजिश बुन रहा था और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए वह किसी भी हद तक गिरने को तैयार थी। काव्या एक छोटे और गंदे कैफे में बैठी थी, जहां उसने अस्पताल की एक लालची नर्स शीला को मिलने के लिए बुलाया था, जो जुए के कर्ज में डूबी हुई थी। काव्या ने शीला के सामने नोटों का एक मोटा बंडल रखा और कहा कि यह केवल एक छोटी सी किस्त है और काम होने के बाद उसे इतना पैसा मिलेगा कि वह विदेश में जाकर बस सकती है।
शीला की आंखों में लालच चमक उठा और उसने पूछा कि उसे क्या करना होगा। काव्या ने उसे एक छोटी शीशी दी जिसमें एक रंगहीन और गंधहीन जहर था और निर्देश दिया कि इसे आज रात रोहन की ड्रिप में डालना है। उसने समझाया कि यह जहर दिल का दौरा पड़ने जैसा लक्षण पैदा करेगा और पोस्टमार्टम में भी आसानी से पकान में नहीं आएगा। शीला ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन नोटों की गड्डी ने उसके ज़मीर को खामोश कर दिया और उसने वह शीशी अपने पर्स में रख ली। विक्रम प्रताप सिंह अपने गुप्त ठिकाने पर बैठे थे और उनके सामने रखी स्क्रीन पर काव्या और शीला की मुलाकात का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्होंने काव्या का पीछा करने के लिए अपने सबसे अच्छे जासूस लगाए थे। विक्रम के चेहरे पर एक बात के अथी काव्या का बात को विक्रम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि काव्या अपनी पुरानी गलतियों को दोहराएगी और किसी न किसी को मोहरा बनाएगी। उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षा प्रमुख को निर्देश दिया कि शीला को रंगे हाथों पकड़ने का जाल बिछाया जाए, लेकिन उसे अभी नहीं रोकना है जब तक कि वह अस्पताल के अंदर न पहुंच जाए। विक्रम चाहते थे कि काव्या के खिलाफ सबूत इतने पुख्ता हों कि कोई भी वकील उसे बचा न सके और वह अपनी कब्र खुद खोद ले। उन्होंने अस्पताल के डीन को भी सतर्क कर दिया था, जो विक्रम के पुराने मित्र थे, ताकि मरीज की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। दोपहर के समय काव्या ने मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया और उसने फैसला किया कि वह अनन्या की छवि को सार्वजनिक रूप से धूमिल करेगी। कैमरों के सामने काव्या ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा कि रोहन की पत्नी अनन्या ने उसे पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है और वह रोहन का ठीक से इलाज नहीं करवा रही है। उसने आरोप लगाया कि अनन्या केवल पैसे और जायदाद के पीछे भाग रही है और उसने रोहन से मिलने पर भी पाबंदी लगा दी है। काव्या ने खुद को रोहन की सच्ची प्रेमिका और शुभचिंतक के रूप में पेश किया, जो अपने प्यार को बचाने के लिए तड़प रही है। मीडिया वाले, जो हमेशा मसालेदार खबरों की तलाश में रहते हैं, उन्होंने इस कहानी को हाथों हाथ लिया और समाचार चैनलों पर अनन्या के खिलाफ ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। अनन्या अपने केबिन में टीवी पर यह तमाशा देख रही थी और उसका दिल बैठ गया कि कैसे कोई इतना झूठ बोल सकता है और दुनिया उसे सच मान रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल रही है और लोग उसे एक लालची औरत समझ रहे हैं। तभी विक्रम का फोन आया और उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि शेरनी कुत्तों के भौंकने से अपना रास्ता नहीं बदलती। उन्होंने कहा कि काव्या यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि वह डरी हुई है और हमारा ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। विक्रम ने अनन्या से कहा कि आज रात सब कुछ खत्म हो जाएगा और सच्चाई सूरज की तरह चमकने लगेगी। बस उसे धैर्य रखना होगा और अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। शाम होते होते अस्पताल के आसपास विक्रम के आदमियों ने सादे कपड़ों में पहरा बढ़ा दिया था और वे हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे थे। नर्स शीला अपनी ड्यूटी पर आई और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने खुद को सामान्य पड़ी का गान सामान्य बड़ाहा दाया साफ लेके अखी शीला पड़ी करके 19 तानी बड़ाहा दूसरे कुछ नाम दिखाने की पूरी कोशिश की। वह बार बार अपने पर्स को छू रही थी जहां जहर की शीशी रखी थी और वह सही मौके का इंतजार कर रही थी जब आईसीयू में कोई न हो। उसे नहीं पता था कि जिस डॉक्टर और वार्ड बॉय को वह देख रही है वे असल में विक्रम के सुरक्षाकर्मी हैं, जो भेष बदलकर वहां तैनात हैं। अस्पताल का माहौल बहुत ही सामान्य लग रहा था, लेकिन सतह के नीचे एक तूफान उबल रहा था जो किसी भी पल फट सकता था। काव्या अपने घर में बैठकर शैंपेन पी रही थी और टीवी पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिपिंग देख रही थी और खुश हो रही थी कि उसने अनन्या को समाज की नज़रों में गिरा दिया है। वह बार बार घड़ी देख रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब उसे अस्पताल से रोहन की मौत की खबर मिलेगी। उसने सोचा कि एक बार रोहन मर गया तो वह मीडिया के सामने जाकर और जोर जोर से रोएगी और जांच की मांग करेगी कि अनन्या ने ही उसे मारा है। उसकी योजना यह थी कि वह अनन्या को जेल भिजवा देगी और खुद सारी संपत्ति की मालकिन बन जाएगी। उसका दिमाग शैतानी मंसूबों से इतना भर गया था कि उसे अपनी जीत के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 11 बज चुके थे और अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा छाने लगा था। केवल इक्का दुक्का तीमारदार ही नजर आ रहे थे। शीला ने देखा कि रोहन के केबिन के पास कोई नहीं है और सीसीटीवी कैमरे भी दूसरी तरफ घूमे हुए हैं, जो उसे लगा कि उसकी किस्मत है। उसने गहरी सांस ली और दबे पांव आईसीयू के अंदर दाखिल हुई, जहां मशीनों की बीप की आवाज गूंज रही थी।
उसने अपनी जेब से शीशी निकाली और कांपते हाथों से ड्रिप की सुई की ओर बढ़ी। जैसे ही वह जहर डालने वाली थी, अचानक उसका हाथ किसी ने पीछे से कसकर पकड़ लिया। शीला की चीख निकल ली, वह कांपते हाथों से ड्रिप की सुई की ओर बढ़ी गई और वह मुड़ी तो देखा कि वहां विक्रम प्रताप सिंह खड़े थे, जिनकी आंखों में मौत का सा सन्नाटा था। विक्रम ने शीला के हाथ से शीशी छीन ली और उसे एक तरफ धक्का दिया, जहां पुलिस के अधिकारी पहले से ही पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। शीला पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और माफी मांगने लगी। उसने तुरंत कबूल कर लिया कि यह सब काव्या के कहने पर उसने किया है। पुलिस ने उसका बयान रिकॉर्ड किया और उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विक्रम ने पुलिस से कहा कि अभी काव्या को गिरफ्तार नहीं करना है। उन्होंने एक नई योजना बनाई कि वे काव्या को यह विश्वास दिलाएंगे कि उसका काम हो गया है, ताकि वह खुद अस्पताल आए और उसे सबके सामने बेनकाब बार किया जा सके। विक्रम ने डॉक्टर से कहा कि वे काव्या को फोन करके झूठी खबर दें कि रोहन की हालत बहुत खराब हो गई है और वह आखिरी सांसें ले रहा है। काव्या को जब यह फोन आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत समझा। उसने तुरंत काले रंग के कपड़े पहने ताकि वह शोक मनाने का नाटक कर सके और अपनी कार लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते भर वह रिहर्सल करती रही कि उसे कैसे रोना है और कैसे अनन्या पर चिल्लाना है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपनी जीत का जश्न मनाने नहीं बल्कि अपनी बर्बादी के तमाशे में शामिल होने जा रही है। विक्रम ने अस्पताल की लॉबी में मीडिया को भी बुला लिया था, यह कहकर कि मल्होत्रा परिवार एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला है। उन्होंने मंच पूरी तरह से तैयार कर दिया था, जहां काव्या मुख्य खलनायिका के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाली थी। अस्पताल पहुंचकर काव्या ने देखा कि वहां मीडिया का जमावड़ा है और उसे लगा कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर है, इसलिए पत्रकार वहां आए हैं। उसने अपनी चाल में और भी दुख का भाव लाया और चेहरे को हाथों से ढककर अंदर भागी। जैसे ही वह आईसीयू के पास पहुंची, उसने देखा कि अनन्या बाहर बेंच पर सिर झुकाए बैठी है। काव्या ने तुरंत अपना नाटक शुरू किया और जोर से चिल्लाई कि तुमने उसे मार डाला अनन्या, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कैमरे चमकने लगे और रिपोर्टर सवाल पूछने लगे, लेकिन काव्या केवल रोहन के नाम की रट लगाए हुए थी। वह यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वह कितनी आहत है, जबकि अंदर ही अंदर वह लड्डू फूट रहे थे। तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए, जिनके चेहरे पर गंभीर भाव थे, और उन्होंने सबको शांत होने का इशारा किया। काव्या ने डॉक्टर की ओर दौड़कर पूछा कि रोहन कैसे हैं, क्या वह ठीक है? हालांकि वह सुनना चाहती थी कि वह मर चुके हैं। डॉक्टर ने कैसे दाकी ओरली सीयू और कैसे दोल ज़्यादा कुछ बोलने के बजाय पीछे हटकर दरवाज़ा पूरा खोल दिया और वहां का दृश्य देखकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर खाली था और वहां कोई मशीनें नहीं थीं। काव्या हक्की बक्की रह गई और समझ नहीं पाई कि आखिर क्या हो रहा है। तभी पीछे से विक्रम प्रताप सिंह की आवाज आई, जिसने आकसात के एक और भाई काव्या के खून को जमा दिया। उन्होंने कहा कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वह सुरक्षित जगह पर है, जहां तुम्हारी परछाई भी नहीं पहुंच सकती। विक्रम आगे आए और उन्होंने मीडिया के सामने काव्या की ओर उंगली उठाकर कहा कि यह औरत एक हत्यारी है, जिसने 2 बार मेरे दामाद को मारने की कोशिश की। काव्या ने चिल्लाते हुए इनकार किया और कहा कि यह सब झूठ है और उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन विक्रम ने वहीं एक बड़ी स्क्रीन पर वह वीडियो चला दिया, जिसमें शीला जहर डालने की कोशिश कर रही थी, और उसके बाद उसका कबूलनामा। पत्रकारों के कैमरों ने काव्या के चेहरे के हर रंग को कैद कर लिया, जो डर से सफेद पड़ गया था। अनन्या खड़ी हुई और उसने काव्या के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिसकी गूंज पूरे गलियारे में सुनाई दी। यह तमाचा केवल एक पत्नी का नहीं था, बल्कि उस हर औरत का था जिसके घर को ऐसी औरतों ने बर्बाद किया था। काव्या अब घिर चुकी थी और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसकी धूर्तता अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अब भी हार नहीं मानी और कहा कि यह वीडियो फेक है और विक्रम ने उसे ब्लैकमेल करके बनाया है। उसने मीडिया से कहा कि क्या आप एक बूढ़े आदमी की बात मानेंगे या एक बेसहारा औरत की? लेकिन तभी पुलिस कमिश्नर ने प्रवेश किया और उनके हाथ में हथकड़ी थी। उन्होंने काव्या को बताया कि उनके पास न केवल यह वीडियो है, बल्कि वह रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उसने मैकेनिक को पैसे दिए थे, और वह वॉइस नोट भी है जो उसने शीला को भेजा था। सबूतों का पहाड़ इतना ऊंचा था कि काव्या के झूठ अब उसके नीचे दबकर मर चुके थे। अनन्या ने काव्या की आंखों में देखा और कहा कि तुमने मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश की, मेरी कंपनी हथियाने की कोशिश की और मेरी इज्जत उछालने की कोशिश की।
लेकिन तुम यह भूल गई कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। अनन्या का यह रूप देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग था, क्योंकि यह वह सहमी हुई लड़की नहीं थी जिसे वे जानते थे। विक्रम ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें गर्व महसूस हुआ कि उनकी परवरिश और खून ने अपना रंग दिखा दिया है। काव्या को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगी, जबकि वह अभी भी चीख रही थी और धमकियां दे रही थी। जैसे ही काव्या को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया, विक्रम ने अनन्या की ओर देखा और कहा कि असली लड़ाई अब शुरू होगी, क्योंकि हमें कंपनी को फिर से खड़ा करना है और रोहन को ठीक करना है। भीड़ छंटने लगी और मीडिया वाले अपनी ब्रेकिंग न्यूज लेकर चले गए, लेकिन अस्पताल के उस गलियारे में एक नई शांति थी। यह शांति डर की नहीं थी, बल्कि न्याय की थी, जो बहुत संघर्ष के बाद मिली थी। अनन्या ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। उसने अपने पिता का हाथ थामा और दोनों ने मिलकर उस उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ाया जो अब उनका इंतजार कर रहा था। पुलिस हिरासत की ठंडी और सीलन भरी कोठरी में बिताई गई रात ने काव्या के अहंकार को तोड़ने के बजाय उसे और भी अधिक जहरीला बना दिया था और वह गुस्से से उबल रही थी। सुबह होते ही उसके महंगे वकीलों की फौज ने कानूनी दांवपेच लड़ाकर उसे अंतरिम जमानत दिलवा दी, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। काव्या जब थाने से बाहर निकली तो उसकी आंखों में बदले की आग धधक रही थी और उसने मीडिया के कैमरों के सामने खुद को एक बेचारी अबला नारी के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे एक शक्तिशाली पिता और उसकी बेटी द्वारा फंसाया जा रहा है। उसने कसम खाई कि आज शाम होने वाली कंपनी की सालाना आम बैठक में वह ऐसा तमाशा करेगी कि विक्रम प्रताप सिंह और अनन्या को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। वह जानती थी कि कंपनी के कई शेयरधारक अभी भी मुनाफे के लालच में उसका साथ दे सकते हैं और उसे अपनी वाक्पटुता पर पूरा भरोसा था, जो उसका सबसे बड़ा हथियार था। उधर विक्रम प्रताप सिंह अपने आलीशान फार्म हाउस के स्टडी रूम में बैठे थे और उन्होंने टीवी पर काव्या को जमानत मिलते हुए देखा, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। अनन्या उनके पास खड़ी थी और काव्या को छूटते देख घबरा गई थी। उसे लगा कि शायद कानून भी पैसे वालों की रखैल बन गया है। विक्रम ने अपनी बेटी को शांत करते हुए समझाया कि कभी-कभी दुश्मन को रस्सी ढीली छोड़नी पड़ती है ताकि वह खुद अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर सके। उन्होंने बताया कि आज शाम की पार्टी केवल एक साधारण बैठक नहीं होगी, बल्कि यह काव्या के सामाजिक और व्यावसायिक जीवन का अंतिम संस्कार होगा। विक्रम ने अपनी योजना के अंतिम चरण को सक्रिय कर दिया था, जिसके तहत उन्होंने देश भर से उन लोगों को बुलाया था जिन्हें काव्या ने अपने अतीत में ठगा और बर्बाद किया था। यह सजा की दावत थी, जहां हर कर दावत थी, जहां हर कर बाल करते हुए यह बाल कर बाल की थोड़ी बाल कर दे हो और अतीत गुनाह का हिसाब सबके सामने चुकाया जाना था। शाम को दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित 5 सितारा होटल का बॉलरूम रोशनी से जगमगा रहा था, जहां मल्होत्रा समूह के सभी बड़े निवेशक और शहर के गणमान्य लोग एकत्रित हुए थे। हवा में महंगी परफ्यूम और ताजे फूलों की खुशबू तैर रही थी, लेकिन हर किसी की जुबान पर केवल कल रात की घटना और आज की बैठक की चर्चा थी। मिस्टर खन्ना और उनके जैसे अन्य भ्रष्ट निदेशक एक कोने में खड़े होकर पसीना पोंछ रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हवा का रुख किस ओर है। वे काव्या की जमानत से खुश तो थे, लेकिन विक्रम प्रताप सिंह की खामोशी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जैसे तूफान आने से पहले सन्नाटा होता है। बॉलरूम के विशाल दरवाजों पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी, लेकिन विक्रम ने जानबूझकर काव्या का नाम मेहमानों की सूची से नहीं हटाया था, क्योंकि वे चाहते थे कि वह अपनी दादा की मानते की इंता मारो को वह लादा के दौरान उनकी काव्या के बात हुई बर्बादी देखने खुद आए। तभी हॉल में एक हलचल हुई और अनन्या ने प्रवेश किया, जिसने एक काले रंग का शानदार गाउन पहन रखा था और उसके गले में हीरों का हार जगमगा रहा था, जो उसके आत्मविश्वास को 4 चांद लगा रहा था। वह अब वो सहमी हुई लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि एक सम्राज्ञी लगा रही थी जो अपने साम्राज्य का दावा करने आई है। विक्रम उसके साथ नहीं थे, क्योंकि वे सही समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे, इसलिए अनन्या को अकेले ही शुरुआती मोर्चा संभालना था। अनन्या ने मंच पर कदम रखा और माइक थामा। उसकी आवाज में एक ठहराव था जिसने पूरे हॉल में सन्नाटा कर दिया। उसने बोलना शुरू किया
कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने अपने नैतिक मूल्यों को खो दिया है और आज की रात सच्चाई और पारदर्शिता की रात होगी। अभी उसका भाषण शुरू ही हुआ था कि मुख्य द्वार जोर से खुला और सभी की गर्दनें उस ओर घूम गईं। दरवाजे पर काव्या खड़ी थी और उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो आमतौर पर शोक या पवित्रता का प्रतीक होती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक चुनौती भरा भाव था। वह तेजी से मंच की ओर बढ़ी और उसके पीछे उसके वकील और कुछ भाड़े के बॉडीगार्ड थे, जो उसे सुरक्षा दे रहे थे। काव्या ने माइक छीनने की कोशिश की और चिल्लाई कि यह सब झूठ है और उसे फंसाने के लिए एक गहरी साजिश रची गई है। उसने शेयरधारकों की ओर मुड़कर कहा कि अनन्या और उसके पिता कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने के लिए नकली वीडियो बनवाया है। काव्या की ड्रामा करने की क्षमता अद्भुत थी और कुछ पल के लिए हॉल में मौजूद कुछ लोग भ्रमित हो गए कि कहीं सच में काव्या निर्दोष तो नहीं है। मिस्टर खन्ना ने भी मौके का फायदा उठाते हुए काव्या के समर्थन में कुछ बोलने की कोशिश की। अनन्या मंच पर स्थिर खड़ी रही और उसने काव्या को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वह अपने पिता के संकेत का इंतजार कर रही थी। काव्या ने अपनी जीत का आभास करते हुए और जोर शोर से बोलना शुरू कर दिया कि कैसे उसने दिन रात एक करके कंपनी को संभाला है, जबकि अनन्या घर पर आराम करती थी। वह लोगों की भावनाओं से खेल रही थी और खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश कर रही थी, जिसने प्यार और व्यापार के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। लेकिन काव्या ने अपने जोश में यह नहीं देखा कि मंच के पीछे लगी विशाल स्क्रीन पर अचानक दृश्य बदल गया है। पहले वहां कंपनी का लोगो था, लेकिन अब वहां कुछ वित्तीय दस्तावेज और बैंक स्टेटमेंट दिखाई देने लगे थे। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई और लोग उंगलियां उठाकर स्क्रीन की ओर इशारा करने लगे। काव्या ने जब लोगों का ध्यान भटकते देखा तो वह पीछे मुड़ी और स्क्रीन पर अपने ही गुप्त बैंक खातों का विवरण देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वे खाते थे जिनमें उसने कंपनी के पैसे गबन करके जमा किए थे और जिन्हें वह दुनिया की नजरों से छिपाकर रखती थी। तभी विक्रम प्रताप सिंह की गरजती हुई आवाज गूंजी और वे हॉल के पिछले हिस्से से धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने माइक हाथ में लिया और कहा कि काव्या, तुम जमानत पर बाहर आ सकती हो, लेकिन अपने पापों से नहीं भाग सकती। विक्रम ने बताया कि यह केवल शुरुआत है और उन्होंने ऑडिट टीम से पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई है, जिसमें एक एक पैसे का हिसाब है जो काव्या ने चुराया था। उन्होंने खन्ना की ओर इशारा किया और कहा कि इस चोरी में कौन कौन शामिल है, उन सबके नाम भी इस रिपोर्ट में है। काव्या ने चिल्लाते हुए कहा कि यह सब फर्जी है और उसे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन विक्रम ने ताली बजाई और हॉल के एक साइड डोर से 5 लोग अंदर आए। ये लोग कोई साधारण मेहमान नहीं थे, बल्कि वे काव्या के अतीत के भूत थे। एक बूढ़ा व्यापारी जिसका प्रहारी जो पताकास उन्हर पढ़ा रहा है, उसने सब कुछ लूटा था। एक महिला जिसकी उसने ब्लैकमेलिंग की थी और अन्य पीड़ित। इन लोगों को देखकर काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने सोचा था कि ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे। विक्रम ने एक एक करके उन लोगों को माइक दिया और उन्होंने काव्या की असलियत बयां करनी शुरू कर दी कि कैसे वह नाम और रूप बदलकर लोगों को शिकार बनाती है। यह अब केवल एक कॉरपोरेट मीटिंग नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक जन अदालत बन गई थी, जहां काव्या के चरित्र की धज्जियां उड़ रही थीं। हॉल में मौजूद लोग जो कुछ पल पहले तक काव्या की बातों में आ रहे थे, अब उसे घृणा की नजर से देख रहे थे और उसके समर्थक भी धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे। मिस्टर खन्ना ने देखा कि जहाज डूब रहा है, तो उन्होंने तुरंत पाला बदल लिया और माइक लेकर कहा कि मुझे काव्या ने धोखे में रखा था और मुझे इसकी असलियत नहीं पता थी। ये सुनकर काव्या आपा खो बैठी और उसने खन्ना पर झपट्टा मारा और उसे गालियां देने लगी, जिससे उसका बचा खुचा सम्मान भी मिट्टी में मिल गया। वह एक पागल जानवर की तरह व्यवहार कर रही थी और चिल्ला रही थी कि तुम सब गद्दार हो और मैंने तुम सबको बनाया है। उसका यह हिंसक रूप देखकर सबको यकीन हो गया कि अस्पताल वाला वीडियो भी सच था और यह औरत मानसिक रूप से कितनी खतरनाक है। विक्रम ने शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि आज की रात का उद्देश्य केवल काव्या को बेनकाब करना नहीं था, बल्कि मल्होत्रा समूह को शुद्ध करना था। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को इशारा किया, जो सादे कपड़ों में वहां मौजूद थे और काव्या की जमानत रद्द करने का वारंट लेकर आए थे। कमिश्नर ने बताया कि वित्तीय धोखाधड़ी और पुराने मामलों के खुलने के बाद अब उसे जमानत नहीं मिल सकती और उसे तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। काव्या ने भागने की कोशिश की,
लेकिन चारों तरफ से पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने उसे घेर लिया था। वह चिल्लाती रही कि मैं मल्होत्रा एम्पायर की मालकिन हूं और तुम मुझे छू भी नहीं सकते, लेकिन अब उसकी बातों का कोई मोल नहीं था। हथकड़ी की ठंडी धातु ने उसकी कलाई को जकड़ लिया, जो उसकी आज़ादी के अंत का संकेत था। अनन्या ने आगे बढ़कर काव्या की आंखों में देखा और कहा कि तुमने सोचा था कि तुम मेरी दुनिया छीन लोगी, लेकिन तुमने मुझे मेरी असली ताकत से मिलवा दिया। अनन्या ने कहा कि दौलत और शोहरत कमाई जा सकती है, लेकिन चरित्र एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। काव्या को पुलिस घसीटते हुए बाहर ले गई और मीडिया ने इस पूरे दृश्य को लाइव प्रसारित किया, जिससे देश भर में काव्या का असली चेहरा सामने आ गया। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छाया रहा और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, जो काव्या के जाने पर नहीं बल्कि बुराई की हार पर थी। विक्रम ने अपनी बेटी को गले लगाया और उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे, क्योंकि आज उनकी बेटी ने पूरी दुनिया के सामने अपनी योग्यता साबित कर दी थी। जैसे ही काव्या को ले जाया गया, विक्रम ने मंच से घोषणा की कि कंपनी का पूरा बोर्ड भंग किया जाता है और एक नई और ईमानदार टीम का गठन किया जाएगा। उन्होंने मिस्टर खन्ना और अन्य भ्रष्ट निदेशकों को भी पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ भी पर्याप्त सबूत मौजूद थे। यह एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसने न केवल बीमारी को खत्म किया बल्कि पूरे सिस्टम को साफ कर दिया। शेयरधारकों ने खड़े होकर इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि वे जानते थे कि विक्रम और अनन्या के हाथों में उनका निवेश सुरक्षित है। वेटर शैंपेन और ड्रिंक्स लेकर आए, लेकिन आज का जश्न जीत का नहीं बल्कि न्याय और नए सवेरे का था। अनन्या अब मंच पर अकेली थी और वह उस खाली जगह को देख रही थी जहां कुछ देर पहले काव्या खड़ी थी, और उसे महसूस हुआ कि नफरत की आग केवल जलाने वाले को ही राख करती है। उसने मन ही मन रोहन को याद किया और सोचा कि काश वह यह सब देखने के लिए होश में होते। उसने संकल्प लिया कि वह इस कंपनी को उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां रोहन इसे देखना चाहते थे, और वह इसे ईमानदारी और मेहनत से करेगी। विक्रम दूर खड़े होकर अपनी बेटी को निहार रहे थे और सोच रहे थे कि वक्त ने अनन्या को बहुत जल्दी बड़ा कर दिया है, लेकिन शायद यही नियति थी। पार्टी देर रात तक चलती रही, लेकिन अब वहां का माहौल हल्का और सकारात्मक था, जहां उम्मीद की नई किरणें जगमगा रही थीं। रात के अंत में जब मेहमान जा चुके थे, अनन्या और विक्रम होटल की बालकनी में खड़े होकर शहर की रोशनी को देख रहे थे। विक्रम ने कहा कि सबसे मुश्किल काम दुश्मन को हराना नहीं होता, बल्कि जीत के बाद खुद को बनाए रखना होता है। उन्होंने अनन्या को सलाह दी कि अब उसे और अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि सफलता के साथ नए दुश्मन भी पैदा होते हैं। अनन्या ने सिर हिलाया और कहा कि जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ठंडी हवा चल रही थी, जो एक तूफानी अध्याय के समाप्त होने और एक शांत भविष्य की शुरुआत का संदेश दे रही थी। अब केवल एक चीज बाकी थी, और वह थी रोहन का जागना, क्योंकि उसके बिना यह कहानी अधूरी थी और कई सवाल अभी भी अनुत्तरित थे। क्या रोहन को अपनी गलती का एहसास होगा, या फिर यह एक नया संघर्ष शुरू करेगा? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय थी कि अनन्या अब किसी की छाया नहीं थी, बल्कि वह खुद एक सूरज थी, जिसके सामने अंधेरा टिक नहीं सकता था। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी और कहा कि चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि कल सुबह एक नई शुरुआत करनी है और अस्पताल जाना है। उन्होंने एक युग का अंत कर दिया था और एक नए युग की नींव रख दी थी। अगले कुछ दिन दिल्ली के उस अस्पताल के वीआईपी विंग में एक अजीब सी शांति और उम्मीद लेकर आए, जहां रोहन मल्होत्रा मौत के मुंह से वापस आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। काव्या की गिरफ्तारी और उसके कारनामों के खुलासे ने शहर में सनसनी फैला दी थी, और हर अखबार और न्यूज चैनल पर केवल मल्होत्रा परिवार की ही चर्चा थी। अनन्या ने मीडिया के शोर शराबे से खुद को पूरी तरह दूर कर लिया था और अपना पूरा ध्यान रोहन की देखभाल और कंपनी के पुनर्गठन पर लगा दिया था। वह जानती थी कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रोहन का जागना और उसका बयान ही काव्या को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। विक्रम प्रताप सिंह ने अस्पताल की सुरक्षा को इतना कड़ा कर दिया था कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, क्योंकि उन्हें डर था कि काव्या के बचे खुचे साथी कोई आखिरी चाल चल सकते हैं। उधर तिहाड़ जेल की महिला बैरक में काव्या की रातें करवटें बदलते हुए बीत रही थीं, और उसका अहंकार अभी भी उसे अपनी गलती मानने से रोक रहा था।
उसने अपने वकीलों पर दबाव डाला कि वे किसी भी तरह रोहन से संपर्क करें, क्योंकि उसे गलतफहमी थी कि रोहन अभी भी उससे प्यार करता है और वह उसे बचा लेगा। काव्या को लगता था कि रोहन एक भावुक इंसान है और वह उसे मना लेगी कि यह सब वीडियो फेक है और उसे फंसाया गया है। वह जेल की सलाखों को पकड़कर चिल्लाती थी कि जब रोहन होश में आएगा तो तुम सबको देख लेगा और मुझे यहां से रानी की तरह ले जाएगा। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और वह वास्तविकता और भ्रम के बीच जूझ रही थी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि रोहन के लिए विक्रम ने क्या तैयारी कर रखी है। आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जब एक शांत दोपहर में रोहन की उंगलियों में हरकत हुई और मॉनिटर की बीप की गति बदल गई। अनन्या, जो उसके बिस्तर के पास बैठी फाइलें पाज रही थी, उसने तुरंत किताब नीचे रख दी और डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ी। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत जांच शुरू की और पाया कि रोहन कोमा से बाहर आ रहा है और उसकी चेतना धीरे धीरे लौट रही है। विक्रम भी तुरंत वहां पहुंच गए और कमरे के बाहर अपनी बेटी के साथ खड़े होकर कांच की दीवार से अंदर देखने लगे। यह एक भावुक क्षण था, क्योंकि अनन्या ने पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह का मानसिक तनाव झेला था, उसके बाद रोहन का जागना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अनन्या के मन में खुशी के साथ साथ एक डर भी था कि रोहन का सामना सच्चाई से कैसे होगा। रोहन ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें खोलीं और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। उसे अपनी याददाश्त वापस लाने में कुछ समय लगा और उसे केवल इतना याद था कि वह अपनी कार में था और ब्रेक नहीं लग रहे थे। उसने अपनी आंखों को समायोजित किया और अपने सामने अनन्या को खड़ा पाया, जो आंसुओं के साथ मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। रोहन का गला सूखा हुआ था और उसने पानी मांगते हुए बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया। अनन्या ने उसे पानी पिलाया और उसके माथे पर हाथ फेरा, जो एक पत्नी का स्पर्श था, लेकिन उसमें अब पहले जैसी अंधाधुंध भक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का भाव था। रोहन ने चारों तरफ देखा और उसकी नजरें किसी और को खोज रही थीं, जिसे देखकर अनन्या का दिल एक पल के लिए सिहर गया। रोहन ने बहुत ही कमजोर आवाज में पूछा कि काव्या कहाँ है और क्या वह ठीक है, क्योंकि उसे लगा कि शायद काव्या भी उसी कार में थी या उसे चोट लगी होगी। रोहन का यह सवाल कमरे में एक भारी सन्नाटा ले आया और अनन्या ने विक्रम की ओर देखा, जो दरवाजे पर खड़े थे। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और कमरे के अंदर कदम रखा। उनके हाथ में एक टैबलेट था जिसमें वह कड़वा सच कैद था, जो रोहन को तोड़ देने वाला था। विक्रम ने रोहन के बिस्तर के पास कुर्सी खींची और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि रोहन, तुम्हें कुछ देखना होगा इससे पहले कि तुम किसी और सवाल का जवाब मांगो। रोहन को विक्रम का यह रूप देखकर घबराहट हुई, क्योंकि उसने अपने ससुर को कभी इतना गंभीर और शांत नहीं देखा था। विक्रम ने टैबलेट चालू किया और उस वीडियो को प्ले किया जो उस काली रात को रिकॉर्ड किया गया था, जब रोहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। वीडियो में काव्या को दबे पांव कमरे में आते हुए और फिर ऑक्सीजन की नली को काटते हुए साफ देखा जा सकता था। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि जिस औरत से वह प्यार करता था और जिसके लिए उसने अपने परिवार को धोखा दिया, वह उसे तड़पा कर मारना चाहती थी। वीडियो में काव्या के चेहरे पर जो क्रूरता और लालच के भाव थे, उन्होंने रोहन के दिल को छलनी कर दिया। इसके बाद विक्रम ने वह वीडियो भी दिखाया जिसमें शीला को जहर देते हुए और काव्या का कबूलनामा रिकॉर्ड किया गया था। रोहन का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, जो दर्द और पछतावे का मिश्रण थी। रोहन ने टैबलेट को अपनी नजरों से दूर हटा दिया और अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता है। उसे एहसास हुआ कि काव्या ने कभी उससे प्यार नहीं किया था, बल्कि वह केवल उसके पैसे और रुतबे की दीवानी थी, और जब उसे लगा कि वह मर सकता है तो उसने उसे खत्म करने में जरा भी देर नहीं लगाई। रोहन को अपनी पत्नी अनन्या का चेहरा याद आया, जो इस सब के बावजूद उसके पास खड़ी थी और उसे बचा रही थी। उसने रोते हुए अनन्या की ओर हाथ बढ़ाया और कहा कि मुझे माफ कर दो अनन्या, मैंने एक हीरे को ठुकराकर सांप को गले लगाया था। उसकी आवाज में इतना गहरा दुख था कि पत्थर का दिल भी पिघल जाए, लेकिन अनन्या अब पत्थर की हो चुकी थी। अनन्या ने रोहन का हाथ नहीं थामा, बल्कि उसके सिरहाने खड़ी रही और कहा कि माफी मांगने का वक्त अभी नहीं है रोहन, अभी तुम्हें ठीक होना है और उन सवालों का जवाब देना है जो कानून तुमसे पूछेगा। अनन्या ने स्पष्ट कर दिया कि उसने यह सब एक पत्नी के होने का हाथ अभी नहीं है,
वही तुमसे अभी मांगने कर्तव्य के रूप में किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। विश्वास की वह डोर जो रोहन ने तोड़ी थी, उसे फिर से जोड़ना इतना आसान नहीं था और अनन्या ने अपनी आत्मसम्मान को अब सबसे ऊपर रखा था। रोहन ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा और उसे वहां एक नई औरत दिखाई दी जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक ऐसी औरत जो मजबूत थी और जिसे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। अगले दिन पुलिस अधिकारियों की एक टीम अस्पताल में रोहन का बयान दर्ज करने आई ताकि काव्या के खिलाफ चार्जशीट को अंतिम रूप दिया जा सके। रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सारी सच्चाई बता दी कि कैसे काव्या ने उसे गुमराह किया था और वसीयत बदलने के लिए दबाव डाल रही थी। उसने पुलिस को बताया कि एक्सीडेंट वाले दिन भी काव्या ने जिद करके उसे उसी कार में भेजा था जिसके ब्रेक खराब किए गए थे। रोहन का यह बयान काव्या के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ, क्योंकि अब उसके पास बचने का कोई भी कानूनी रास्ता नहीं बचा था। पुलिस ने रोहन से यह भी पूछा कि क्या वह काव्या से मिलना चाहता है, तो रोहन ने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा कि वह उस औरत का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। जब यह खबर जेल में काव्या तक पहुंची कि रोहन होश में आ गया है और उसने उसके खिलाफ गवाही दे दी है, तो काव्या का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसने जेल की दीवारों पर सिर पटकना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोने लगी कि रोहन ने उसे धोखा दिया है। वह अभी भी अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जी रही थी, जहां वह पीड़ित थी और बाकी सब अपराधी थे। उसके वकील ने उसे बताया कि अब उसे उम्रकैद की सजा मिलना तय है और उसकी सारी संपत्ति भी जब्त की जा रही है, क्योंकि वह अवैध तरीके से कमाई गई थी। काव्या, जो कभी महलों में रहने का सपना देखती थी, अब एक अंधेरी कालकोठरी में अपना शेष जीवन बिताने के लिए अभिशप्त थी। उसके लालच ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अस्पताल में रोहन की तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा था, क्योंकि अब उसके मन से वह बोझ उतर गया था जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। विक्रम ने रोहन के साथ एक लंबी और सख्त बातचीत की और उसे बताया कि कंपनी में उसकी वापसी इतनी आसान नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अनन्या अब कंपनी की सीईओ है और रोहन को अपनी काबिलियत और वफादारी दोबारा साबित करनी होगी। रोहन ने सिर झुकाकर विक्रम की हर शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि उसे एक दूसरा जीवन मिला है और वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने अनन्या को काम करते हुए देखा और उसे अपनी पत्नी पर गर्व हुआ, जिसे उसने कभी केवल एक घरेलू महिला समझा था। अनन्या ने अस्पताल के कमरे को अपने अस्थायी ऑफिस में बदल दिया था और वह वहीं से सारे निर्देश दे रही थी। उसने कंपनी के पुराने वफादार कर्मचारियों को वापस बुला लिया था और एक नई कार्य संस्कृति का निर्माण कर रही थी, जो पारदर्शिता और नैतिकता पर आधारित थी। रोहन अक्सर उसे काम करते हुए देखता रहता था और सोचता था कि उसने इस अद्भुत महिला को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी। एक दिन उसने अनन्या से पूछा कि क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? अनन्या ने फाइल से नजर हटाए बिना कहा कि भरोसा कांच की तरह होता है रोहन, जो एक बार टूट जाए तो उसमें दरार हमेशा रहती है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं एक नई शुरुआत करने की। यह एक छोटा सा आश्वासन था जिसने रोहन को जीने की नई वजह दे दी। विक्रम प्रताप सिंह अब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनका काम लगभग पूरा हो चुका था। उन्होंने अपनी बेटी को एक सुरक्षित और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और अपने दामाद को भी सही रास्ते पर ला दिया था। उन्होंने अस्पताल की लॉबी में अनन्या से कहा कि बेटा, अब यह तुम्हारी लड़ाई है और तुम्हें ही इसे लड़ना है। अनन्या ने अपने पिता को गले लगाया और कहा कि आपने मुझे लड़ना सिखा दिया है पापा, अब मैं हार नहीं मानूंगी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की ओर कदम बढ़ाया और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अस्पताल की इमारत पर उगता हुआ सूरज दिखाई दिया, जो एक नए दिन का प्रतीक था। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी, जहां बुराई को उसकी सजा मिल चुकी थी और अच्छाई ने अपनी जगह वापस पा ली थी। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे रिश्ते की जो आग में तपकर कुंदन बना था। रोहन और अनन्या के बीच का प्रेम अब उन रोमांटिक ते बास नहीं था, उपन्यासों जैसा नहीं था, बल्कि यह वास्तविकता की कठोर जमीन पर खड़ा था, जहां माफी और प्रायश्चित का महत्व था। समाज ने भी देख लिया था कि एक शांत दिखने वाली औरत जब अपने परिवार की रक्षा के लिए उठ खड़ी होती है तो वह क्या कर सकती है। काव्या की कहानी एक सबक बन गई थी कि अति महत्वाकांक्षा और अनैतिकता का अंत हमेशा विनाशकारी होता है।
जैसे ही शाम ढली, अनन्या ने रोहन के कमरे की खिड़की खोली और ठंडी हवा को अंदर आने दिया। उसने रोहन के हाथ पर अपना हाथ रखा और दोनों ने खामोशी में एक दूसरे को समझा। शब्दों की अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी आंखों ने वह सब कह दिया था जो कहा जाना बाकी था। उन्होंने तय किया कि वे अतीत के घावों को कुरेदने के बजाय भविष्य की नींव को मजबूत करेंगे। रोहन ने मन ही मन कसम खाई कि वह अपनी बाकी की जिंदगी अनन्या के सम्मान और खुशी के लिए समर्पित कर देगा। अस्पताल के बाहर शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन इस कमरे के भीतर समय एक पल के लिए ठहर गया था, ताकि दो टूटे हुए दिल फिर से धड़कना सीख सकें। 6 महीने बीत चुके थे और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर आज पत्रकारों और कैमरों की वही भीड़ थी जो उस काली रात को अस्पताल के बाहर जमा हुई थी। लेकिन आज का माहौल डर या सस्पेंस का नहीं था, बल्कि न्याय की अंतिम मोहर लगने की प्रतीक्षा का था, जिसने पूरे शहर की सांसें थाम रखी थीं। अदालत खचाखच भरी हुई थी और कटघरे में काव्या खड़ी थी, जिसके चेहरे से वह पुरानी चमक और अहंकार अब पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह गहरी झुर्रियों और काले घेरों ने ले ली थी। उसके बगल में शीला भी खड़ी थी, जो सरकारी गवाह बन गई थी और उसकी गवाही ने काव्या के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया था। न्यायाधीश महोदय अपनी कुर्सी पर बैठे और उन्होंने अपना चश्मा ठीक करते हुए पूरी अदालत पर एक नजर डाली, जहां सुई गिरने जैसी शांति छाई हुई थी। अनन्या और विक्रम प्रताप सिन्हा और पहली पंक्ति में बैठे थे और उनके चेहरों पर एक शांत और गंभीर भाव था, जो विजय के उल्लास से अधिक न्याय के संतोष को दर्शा रहा था। न्यायाधीश ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया और हर शब्द काव्या के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था, जिसमें उसके द्वारा किए गए हर अपराध का विस्तार से उल्लेख किया गया था। अदालत ने पाया कि काव्या ने न केवल रोहन की हत्या का प्रयास किया, बल्कि उसने कंपनी के साथ वित्तीय धोखाधड़ी की और कई निर्दोष लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी जिंदगी बर्बाद की। न्यायाधीश ने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसे अपराधी समाज के लिए नासूर हैं और उन्हें खुले में घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनकी मानसिकता सुधार से परे है। उन्होंने काव्या को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसकी सारी संपत्ति कुर्क करके पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया। फैसला सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कटघरे की रेलिंग पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि यह अन्याय है। पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए और उन्होंने काव्या को पकड़ लिया, जो अब पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी और अनन्या की ओर देखकर श्राप दे रही थी। लेकिन अनन्या अपनी जगह से नहीं हिली और उसने काव्या की आंखों में सीधे देखा, जहां अब केवल हार और हताशा थी। अनन्या के लिए यह पल किसी व्यक्तिगत बदले का नहीं था, बल्कि यह उस अध्याय को बंद करने का था जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। जैसे ही पुलिस काव्या को घसीटते हुए अदालत के पिछले दरवाजे से ले गई, अनन्या ने महसूस किया कि उसके सीने से एक भारी पत्थर हट गया है और वह अब खुलकर सांस ले सकती है। विक्रम ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बुराई का अंत हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे। बाहर निकलने पर मीडिया ने अनन्या को घेर लिया, लेकिन उसने केवल इतना कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और अपनी गाड़ी में बैठ गई। मल्होत्रा ग्रुप के मुख्यालय में अब एक नई ऊर्जा और अनुशासन का माहौल था जो पहले कभी देखने को नहीं मिला था। अनन्या ने सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कंपनी की पूरी संरचना को बदल दिया था और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। कर्मचारी अब समय पर आते थे और काम के प्रति समर्पित थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी नई बॉस न केवल दयालु है, बल्कि उतनी ही सख्त भी है। रोहन भी अब ऑफिस आने लगा था, लेकिन उसकी भूमिका अब बदल गई थी और वह अब मालिक नहीं, बल्कि अनन्या के अधीन काम करने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी था। उसे अपना पुराना केबिन छोड़ना पड़ा था और अब वह एक छोटे केबिन में बैठता था जो अनन्या के ऑफिस के पास था। यह उसके लिए एक विनम्र अनुभव था, लेकिन उसने इसे अपने प्रायश्चित के रूप में स्वीकार कर लिया था और वह अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। एक दिन बोर्ड मीटिंग के दौरान अनन्या ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का प्रस्ताव रखा, जिसे लेकर कुछ पुराने निवेशक आशंकित थे और वे जोखिम लेने से डर रहे थे। रोहन अपनी सीट पर खड़ा हुआ और उसने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अनन्या के प्रस्ताव का
समर्थन करते हुए तकनीकी और वित्तीय आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी। उसने निवेशकों को समझाया कि अनन्या का विजन कंपनी को अगले 5 सालों में किस मुकाम पर ले जा सकता है और उसकी बातों में इतना वजन था कि सभी सहमत हो गए। मीटिंग के बाद अनन्या ने रोहन को रोका और पहली बार उसके अभी अगरान है चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा कि आज तुमने अच्छा काम किया। रोहन के लिए यह छोटी सी तारीफ किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि विश्वास की इमारत एक दिन में नहीं बनती। वह धीरे धीरे ही सही, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। शाम को घर पर माहौल अब पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं था, बल्कि एक शांत समझदारी ने वहां अपनी जगह बना ली थी। वे दोनों अब डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर खाना खाते थे और दिन भर के काम की बातें साझा करते थे। हालांकि रोमांस की जगह अब सम्मान ने ले ली थी। रोहन ने शराब और देर रात की पार्टियों से पूरी तरह तौबा कर ली थी और उसका पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य और परिवार पर था। वह अक्सर सोचता था कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसे अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका मिला, वरना काव्या ने तो उसका अंत ही कर दिया होता। अनन्या ने भी उसे माफ कर दिया था, लेकिन भूली नहीं थी, और शायद यही याद उन्हें भविष्य की गलतियों से बचाने के लिए जरूरी थी। उनके रिश्ते में अब जो गहराई थी, वह पहले के सतही प्यार से कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ थी। विक्रम प्रताप सिन्हा अब अपने काम से निवृत्त होकर वापस लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि उनकी बेटी अब किसी भी चुनौती का सामना अकेले कर सकती है। जाने से एक दिन पहले वह अनन्या के साथ उस बगीचे में बैठे थे जहां से उन्होंने इस संघर्ष की शुरुआत की थी। उन्होंने अनन्या से कहा कि बेटा, जीवन एक शतरंज की बिसात है और तुम्हें हमेशा अपने विरोधी से 2 चाल आगे सोचना होगा। उन्होंने उसे एक पुराना लिफाफा दिया जिसमें कुछ महत्वपूर्ण संपर्क और सलाह थी जो भविष्य में उसके काम आ सकती थी। अनन्या की आंखें नम हो गईं और उसने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा कि आपने मुझे न केवल बचाया बल्कि मुझे जीना सिखाया। विक्रम ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि शेरनी को शिकार करना सिखाया जा सकता है, लेकिन दहाड़ना उसकी अपनी फितरत होती है, और आज तुम सच में दहाड़ रही हो। हवाई अड्डे पर विक्रम को विदा करते समय रोहन ने उनके पैर छुए और विक्रम ने उसे रोककर गले लगा लिया, जो उनके रिश्ते में आए बदलाव का संकेत था। विक्रम ने रोहन के कान में कहा कि मेरी बेटी का दिल कांच का नहीं, अब हीरे का है, उसे दोबारा चोट पहुंचाने की गलती मत करना। रोहन ने सिर झुकाकर वादा किया कि वह अपनी अंतिम सांस तक अनन्या के विश्वास की रक्षा करेगा। विक्रम के जाने के बाद अनन्या और रोहन अपनी कार की ओर बढ़े और एक नई सुबह उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अतीत केवल एक सबक था और भविष्य एक खुली किताब थी जिसे उन्हें अपने कर्मों से लिखना था। 1 साल बाद मल्होत्रा ग्रुप ने अपनी सबसे बड़ी सफलता का जश्न मनाया जब उन्हें एशिया के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस अवार्ड से नवाजा गया। समारोह में अनन्या ने मंच पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया और अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम और अपने पिता के मार्गदर्शन को दिया। रोहन दर्शक दीर्घा में बैठकर ताली बजा रहा था और उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए गर्व और प्रेम था। उसने महसूस किया कि असली शक्ति किसी पर हावी होने में नहीं, बल्कि किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में है। काव्या जेल की अंधेरी कोठरी में अखबार के टुकड़े पर अनन्या की तस्वीर देख रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। समय का चक्र पूरा हो चुका था और हर किसी को उसके कर्मों का फल मिल चुका था। कहानी का अंत एक शांत शाम को हुआ, जब अनन्या अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था, जो संघर्ष के बाद की शांति का प्रतीक था। उसने अपने हाथ में कॉफी का मग लिया और सोचा कि 1 साल पहले उसकी जिंदगी क्या थी और आज क्या है। वह एक टूटी हुई गृहिणी से एक सशक्त उद्यमी बन गई थी, जिसने न केवल अपना घर बचाया बल्कि एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। रोहन उसके पीछे आया और उसने उसके कंधों पर शॉल ओढ़ा दी, क्योंकि हवा में हल्की ठंडक थी। अनन्या ने मुस्कुराकर उसे कारगार आपको देखने के लिए 2-2 ना मौदोकार कर दिया देखा, और उन्होंने बिना कुछ बोले एक दूसरे का हाथ थाम लिया। यह एक नए जीवन की शुरुआत थी, जहां प्यार अंधा नहीं था बल्कि जागृत और सचेत था। जीवन ने उन्हें सिखाया था कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, अच्छाई का धैर्य और सत्य का साहस अंततः जीतता है। अनन्या अब जानती थी कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकती है।
उसने आसमान की ओर देखा और अपने पिता को धन्यवाद दिया, जो दूर होकर भी उसके पास थे। मल्होत्रा परिवार की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई थी कि जब एक औरत ठान ले तो वह नियति को भी बदल सकती है। अंधेरा छंट चुका था और अब केवल प्रकाश था, उज्ज्वल, स्थिर और अनंत।